अध्याय। सबसे अच्छा परिणाम स्वाभाविक रूप से 3 लाख का नकद चेक प्राप्त करना होगा। यह बहुत सारा पैसा है और रुद्र स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी रकम का लालची है। दानी का बिना किसी निशान के गायब हो जाना उसके लिए सबसे फायदेमंद होगा। यदि वह प्राप्त करने योग्य नहीं है तो अगला सर्वोत्तम विकल्प भी अच्छा है। दानी को सड़क पर उतारना, चाहे सड़क पर संघर्ष हो या कोलंबियाई प्रतिशोध और दोष कोलंबियाई लोगों पर थोपना, भले ही आरोप वापस रुद्र पर नहीं आएगा। यह उस पैसे के बारे में शर्म की बात है। अगले दिन हेनरी और मैथ्यू कोलंबिया जाने वाले विमान में सवार हुए। पहले ह्यूस्टन में 1 घंटे के लिए रुके, ईंधन भरा, फिर उड़ान भरी। 10 घंटे से अधिक की कठिन उड़ान के बाद वे अंततः बोगोटा पहुंचे। तब तक रात के 10 बज चुके थे। दोनों ने आराम नहीं किया। एक टैक्सी बुलाई, ड्राइवर को $5 दिए और कहा, हमें सबसे जीवंत नाइट क्लब में ले चलो, जितना जंगल उतना अच्छा। कोई बात नहीं। ड्राइवर मुस्कुराया, पैसे को चूमा और फिर उसे जेब में रख लिया। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है और अपेक्षाकृत व्यस्त है। यह 1946 था और कोलंबिया का राजनीतिक परिदृश्य अपेक्षाकृत स्थिर था और अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पूंजी हासिल करते हुए जर्मनी और जापान पर युद्ध की घोषणा की। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण कोलंबिया अराजक हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे अमेरिका को अपने पिछवाड़े के रूप में देखा, किसी भी देश को विकसित नहीं होने दिया। मेक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, क्यूबा, इन देशों का अमेरिकियों द्वारा बार बार लाभ उठाया गया, जिन्होंने सभी पोषक तत्वों को अपने लिए अवशोषित कर लिया। उल्लिखित कनाडा भूल गए। कनाडा तो बस अमेरिका का खेत है, लेकिन अलग नजरिए से देखें तो ये देश वास्तव में भाग्यशाली थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के विपरीत अमेरिका में औपनिवेशिक मानसिकता नहीं थी। उन्होंने इन देशों को उपनिवेश बनाने या उनके लोगों को गुलाम बनाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करने का विकल्प चुना, जो रुद्र के दृष्टिकोण से बहुत नरम दृष्टिकोण था। आपको यह समझना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास अथाह शक्ति थी। संयुक्त रूप से सभी दक्षिण अमेरिकी देशों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका के पास 3 लाख से अधिक जेट लड़ाकू विमान, 89 विमान वाहक और 10 मिलियन से अधिक अनुभवी सैनिक थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरता का अनुभव किया था। फिर भी इन सभी फायदों के बावजूद फिर भी उसने अपने युद्धपोतों को नष्ट करने और उन जेट लड़ाकू विमानों को जंग लगने देने का फैसला किया। हालांकि इन देशों के संसाधनों को लेने के लिए अमेरिकी दृष्टिकोण उनके लिए अनुचित लग सकता है, यह निश्चित रूप से उस समय के लिए उदार था, खासकर यह देखते हुए कि 1962 तक फ्रांसीसी और ब्रिटिश अभी भी अपने उपनिवेशों पर कब्जा कर रहे थे। टैक्सी एक 2 मंजिला इमारत के सामने रुकी। नियॉन रोशनी चमक रही थी। ड्राइवर ने कुछ हद तक टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, यह नाइट क्लब आप अमेरिकियों के स्वामित्व में है। अंदर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, सुंदर महिलाएं, पत्तियां, पाउडर, जितना चाहें उतना जंगली खेलें। हेनरी और मैथ्यू नाइट क्लब में गए और पाया कि यहाँ की सजावट संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बदतर नहीं थी। संगीत रोमांचक था और रोशनी चकाचौंध थी और हवा में पत्तियों और कोक पाउडर की गंध लॉस एंजलिस के नाइट क्लबों की तुलना में अधिक मजबूत थी। वहाँ मूल दक्षिण अमेरिकियों की तुलना में अधिक पक-एशियाई और यूरोपीय लोग थे। जहाँ तक नाइट क्लब में दक्षिण अमेरिकियों की बात है तो वे अधिकतर महिलाएं थीं। जब कोलंबियाई सुंदरियां उनके पास आईं तो हेनरी और मैथ्यू बमुश्किल अंदर आए थे। उन्होंने एक दूसरे पर नजरें डाली, मुस्कुराए और महिलाओं के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और खुशी से बातें करने लगे। ड्रिंक के बाद हेनरी ने अपनी बाहों में बैठी महिला से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ कोक पाउडर कौन बेच रहा है। क्या तुम उन्हें मेरे लिए ला सकती हो? महिला भौहें चढ़ाते हुए मुस्कुराई। कोई बात नहीं। मोहक प्रभाव के साथ वह किसी को बुलाने गई और शीघ्र ही एक युवा दक्षिण अमेरिकी ठग जो लगभग 20 वर्ष का था के साथ वापस लौटी। युवक ने मुस्कुराते हुए हेनरी और मैथ्यू की ओर देखा। पत्ते या पाउडर खोज रहे हैं? दोनों। यहाँ चले जाओ, पाउडर बाद में होटल में। हेनरी ने अपनी जेब से नकदी की एक गड्डी निकालते हुए कहा, लगभग $500 या $600। युवक की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास वे सब यहाँ हैं। वे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले हैं जो आप पा सकते हैं। कोलंबिया इन पदार्थों का उद्गम स्थल होने के कारण कीमतें अमेरिका की तुलना में बहुत सस्ती थी। कई लोग इन पदार्थों का आनंद लेने और वापस लौटने के लिए हर साल छुट्टियों के लिए कोलंबिया आते हैं। हेनरी और मैथ्यू जैसे लोगों के लिए वे अनुभवी थे। उनके लिए ये ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाले थे। वे तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वे अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर लेते।
लेन देन पूरा होने के बाद हेनरी और मैथ्यू ने महिलाओं के साथ बातचीत की। आधे घंटे से अधिक समय तक सिगरेट पी और शराब पी। उन्हें नशा महसूस होने लगा था। मैथ्यू ने कहा, होटल वापस जाने का समय हो गया है। हेनरी ने खड़े होकर सिर हिलाया। तभी दोनों महिलाओं ने उन्हें पकड़ लिया। हमें वापस नहीं ले जा रहे। हेनरी ने मुस्कुराते हुए दोनों महिलाओं की ओर देखा। आज थकान महसूस हो रही है, शायद किसी और दिन अगर हम यहाँ दोबारा आपसे मिले तो हम आपको वापस ले जाएंगे। सुंदरी ने अपना हाथ खोला और 2 $10 के बिल और 2 छोटे सफेद बैग पाए। सुंदरी जानती थी कि आज रात यह उनकी टिप थी। पैसे और पाउडर देकर ये दोनों मेहमान सचमुच उदार थे। धन्यवाद। महिलाओं ने तेजी से हेनरी की हथेली से पैसे ले लिए और उनके चेहरे पर अलविदा कहा। जैसे ही हेनरी और मैथ्यू नाइट क्लब से बाहर निकले वे थोड़ा लड़खड़ा गए। शराब और पत्तियों का असर हो चुका था। वे अभी बाहर निकले ही थे कि एक टैक्सी आकर रुकी। दोनों अंदर आए। हेनरी ने धीरे से कहा, हमें होटल ले चलो। कौन सा होटल? ड्राइवर ने पूछा। मैथ्यू ने लापरवाही से कहा, कोई भी अच्छा काम करेगा, हमारे पास पैसा है। ठीक है सज्जनों। ड्राइवर गाड़ी चला गया। कुछ ही मिनटों में हेनरी और मैथ्यू पिछली सीट पर बेहोश होकर बड़बड़ाते हुए सो रहे थे। ड्राइवर ने पीछे के दृश्य दर्पण से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर बमुश्किल बोधगम्य मुस्कान थी। टैक्सी तेजी से शहर के मुख्य इलाके से निकल गई और लंबी लंबी लताओं और घास से भरी गहरी खाइयों से भरी एक उजाड़ सड़क में प्रवेश कर गई। सामने 3 व्यक्ति दिखाई दिए, जिनमें से एक निश्चित रूप से नाइट क्लब का ड्रग डीलर था। टैक्सी रुकी और ड्राइवर तीनों को सिर हिलाते हुए बाहर निकला। लट्ठों की तरह, बिल्कुल मरे हुए कुत्तों की तरह। उनमें से एक के पास कुछ 100 रुपए हैं, दूसरे के पास शायद अधिक हैं। बॉस ने गंभीर रूप से कहा। बॉस ने हेनरी और मैथ्यू को बाहर खींचने का इशारा किया। उन्होंने घबराहट से अपनी आंखें खोली। आप क्या चाहते हैं? हेनरी ने हैरान होकर पूछा। बच्चे, अपनी जेब खाली करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, बॉस ने उदास होकर कहा। हेनरी ने मैथ्यू पर नजर डाली। वह दोनों एक साथ चले। उनकी आंखें जो कभी धुंधली थीं अब तेज और स्पष्ट थीं। हेनरी ने बॉस की बंदूक पकड़ ली। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, हेनरी ने अपनी कलाई घुमाई और बंदूक उसके हाथ में थी। एक अन्य ठग हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा और मैथ्यू ने उसकी कमर पर एक तेज लात मार दी। ठग दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। यह देखकर ड्रग डीलर कुछ करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ बाहर आता, हेनरी की बंदूक का निशाना उस पर था। टकराना। ड्रग डीलर गिर गया। हेनरी ने तेजी से दूसरों पर बंदूक तान दी। बैंग बैंग। बाकी 2 ठगों को भी बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर पर बंदूक तान दी गई। उन्होंने विनती करते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। टकराना। टैक्सी ड्राइवर के सिर में गोली मारी गई। शवों को गिरते देख हेनरी मुस्कुराया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, हमें यहाँ लाना सजा का हकदार है। आज रात वह और मैथ्यू उन्हें लुभाने के लिए बार में गए। जानबूझकर इन लोगों को बाहर निकालने के लिए अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बिना जल्दबाजी के शवों की तलाशी ली। ड्रग डीलर के पास से उन्हें एक और बंदूक मिली। बटुए आईडी कार्ड, कुछ बिल, सिगरेट लाइटर और विविध सामान जो उपयोगी था वह उन्होंने रख लिया। जहां तक शवों की बात है, उन्होंने उन्हें लात मारकर खाई में गिरा दिया। सड़क के किनारे की खाई लगभग 3 से 4 मीटर गहरी थी, जो घनी लताओं और घास से भरी हुई थी। शव तुरंत गायब हो गए जब तक कि किसी ने विशेष रूप से खोज नहीं की। उन्हें ये 4 शव कभी नहीं मिले। हेनरी और मैथ्यू टैक्सी में लौट आए। हेनरी ने टैक्सी को थपथपाया और हंसा। अब हमारे पास हथियार और एक कार है। दोनों हंसे और कार में बैठे और चल दिए। 006 अध्याय 6262 दहत्याद बोगोटा एयरपोर्ट तमल का प्रारंभ अध्याय। बोगोटा के शहर के केंद्र में उन्हें रहने के लिए एक साधारण होटल मिला। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे एक लग्जरी होटल का खर्च नहीं उठा सकते थे, बल्कि इस प्रकार के होटल में चेक इन करते समय पहचान की आवश्यकता नहीं होती थी और कोई निशान नहीं छोड़ते थे। अगले दिन वे दोनों उठे और सड़क पर एक टैक्सी रोकी। उन्होंने एक हार्डवेयर स्टोर से कुछ उपकरण खरीदे। फिर वे बोगोटा हवाई अड्डे पर पहुंचे। कार पार्किंग स्थल में खड़ी थी और उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर के क्षेत्र का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। उनकी बुद्धि के अनुसार दानी आज रात की उड़ान पर होंगे। उन्हें फ्लाइट नंबर भी पता था। हेनरी और मैथ्यू के लिए दानी को मारना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बॉस रुद्र के निर्देशानुसार उसे चुपचाप खत्म करना और चेक प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्हें नहीं पता था कि कोलंबियाई लोग उसे लेने आएंगे या नहीं, कितने आएंगे या वह किस होटल में रुकेगा। इसलिए वे इसे अभी केवल कान से बजा सकते थे। दानी विमान में बैठे थे। उनका वजन कुछ ज्यादा था और उस समय हवाई जहाज की स्थितियां थोड़ी कठोर थी।
उड़ान के दौरान विमान को तीव्र अशांति का सामना करना पड़ा, जिससे दानी को मिचली महसूस होने लगी। सौभाग्य से वह अकेला नहीं था जो उल्टी कर रहा था। थकान के साथ मतली ने दानी को सिर दर्द महसूस कराया। उन्होंने दर्द निवारक दवाई निकाली और 2 गोलियां निगल ली। फिर आधे घंटे की नींद के बाद उन्हें कुछ राहत मिली। धत तेरी की, यदि यह गिरोह के व्यवसाय में मदद करने के लिए नहीं होता तो मैं यह कष्ट नहीं सह पाता। गिरोह के बारे में सोचते हुए उन्होंने लॉस एंजलिस में कई अन्य गिरोहों के बारे में सोचा। कुछ समय पहले उसके उकसावे के कारण ऑस्ट्रियाई गिरोह और आयरिश में कुछ समय तक उथल पुथल मची रही थी। दोनों को काफी नुकसान हुआ। ऑस्ट्रियाई गिरोह के कैसीनो को लूट लिया गया कई बार और नाइट क्लबों पर हमला किया गया और तस्करी की शराब सीमा शुल्क द्वारा जब्त कर ली गई। आयरिश डॉग ट्रैक को जहर देकर बंद कर दिया गया। उनके व्यवसाय पर हमला किया गया और कुछ नेताओं को ऑस्ट्रियाई लोगों ने बाहर निकाल लिया। दोनों गिरोह पहले से ही संघर्ष के कगार पर थे। वह बस किनारे से देखता रहा। लाभ उठा रहे हैं। उस समय दानी ने दोनों गिरोहों को युद्ध में खुद को खत्म करने देने के बारे में सोचा था, जबकि वह गुप्त रूप से पृष्ठभूमि में विकसित हुआ था। जब उसके पास पर्याप्त ताकत जमा हो जाएगी तो वह लॉस एंजलिस में सबसे बड़े गिरोह का सामना करेगा। लेकिन किसी वजह से इस दौरान उनके ही गैंग पर बार बार हमले होते रहे। कैसीनो लूट लिए गए, नशीली दवाओं के सौदे बाधित कर दिए गए, जिसे उसे भारी नुकसान हुआ। खासकर कोलंबिया के साथ कोकीन का कारोबार, जो उनका सबसे अहम कारोबार था। हालांकि वह भी एक पीड़ित था। उसे अपना सहयोग जारी रखने की उम्मीद में जनरल गुस्तावो को खोजने के लिए कोलंबिया आने के लिए धन जुटाना पड़ा। लानत है, इस सारी परेशानी के बाद दानी ने पाया कि ऑस्ट्रियाई गिरोह और आयरिश अभी भी मजबूत थे, जबकि उसके स्पेनिश गिरोह को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रियाई गिरोह गुप्त रूप से उसके खिलाफ साजिश रच रहा हो, या यह आयरिश था? हालांकि उसने अस्थायी रूप से आयरिश के साथ गठबंधन किया था। गिरोह के कारोबार में गठबंधन पर कौन भरोसा कर सकता था? शुरुआत में उसके इरादे शुद्ध नहीं थे और उसके असली इरादों को समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए गुप्त रूप से उसे निशाना बनाना और उसके गिरोह को कमजोर करना सामान्य बात है। इस बार वह जनरल गुस्तावो को खोजने के लिए नकद चेक लाया। वह इस लेन देन को लेकर बहुत आश्वस्त थे। एक बार जब उसे माल का यह बैच मौजूदा बाजार मूल्य पर वापस मिल गया तो वह जल्दी से फंडिंग अंतर को कवर कर सकता था। उनका मानना था कि पर्याप्त धन के साथ कारोबार जल्द ही सामान्य हो जाएगा। तब तक उसके पास अन्य 2 गिरोहों से फिर से निपटने की ताकत आ जाएगी। इस समय के दौरान आयरिश और ऑस्ट्रियाई लोग शांत होते दिख रहे थे, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सके। शाम 9:50 पर आखिरकार विमान उतरा। दानी को उठना मुश्किल हो गया। बॉडीगार्ड ने उन्हें विमान से उतारने में मदद की। पहले ही उन्होंने टेलीग्राफिक रूप से जनरल गुस्तावो से संपर्क करके उन्हें अपने आगमन के समय की जानकारी दे दी थी। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसका अर्थ है कि गुस्तावो का किसी को उससे मिलने के लिए भेजने का कोई इरादा नहीं था। वह जानता था कि यह गुस्तावो का प्रभुत्व जमाने का तरीका था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दानी एक लचीला और अनुकूलनीय व्यक्ति था। यह जानना पर्याप्त था कि गुस्तावो उससे मिलने के लिए सहमत हो गया था। अंगरक्षक ने दानी का समर्थन किया और बाहर चला गया। दानी ने आगे एक शौचालय देखा और अंगरक्षक से कहा, मैं शौचालय जा रही हूँ, यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है बॉस। सामान की निगरानी के लिए बॉडीगार्ड टॉयलेट के बाहर रुक गया। उसी समय 2 श्वेत युवक शौचालय में दाखिल हुए। प्रत्येक के पास एक यात्रा बैग था। अंगरक्षक ने सहजता से उन पर नजर डाली, लेकिन मान लिया कि वे सिर्फ यात्री थे जो विमान से उतरे थे, और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शौचालय के अंदर जब 2 श्वेत युवक अंदर आए तो दानी ने अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का काम पूरा कर लिया और अपने हाथ धो रहा था। दानी ने उन्हें दर्पण में देखा, लेकिन बिना ज्यादा सोचा समझे अपने हाथ धोना जारी रखा। लेकिन तुरंत ही उसने अपना सिर नीचे कर लिया। एक रस्सी उसकी गर्दन के चारों ओर कस गई और दानी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बगल वाले व्यक्ति ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। दानी केवल धीमी ध्वनि ही निकाल सका। सांस लेने में असमर्थ होने पर उसने अवचेतन रूप से रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही उसकी गर्दन में गहराई तक घुसी हुई थी और पहुंच से बाहर थी। दम घुटने लगा। दानी को लगा कि मौत उसके करीब आ रही है। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। उसके पैर अनायास ही लात मारने लगे। 2-3 मिनट बाद दानी पूरी तरह से होश खो बैठी। मैथ्यू ने रस्सी छोड़ दी और हेनरी ने दानी की गर्दन की नाड़ी महसूस की। अब धड़कन नहीं हो रही थी। मैथ्यू, जाकर दानी के अंगरक्षक को बुलाओ। मैथ्यू बाहर निकल गया। दानी का बॉडीगार्ड सामान के पास खड़ा था। जब मैथ्यू ने उसे देखा
तो उसने तुरंत कहा, अंदर एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। क्या वह तुम्हारे साथ है? आओ और देखो। अंगरक्षक तेजी से उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। शौचालय के अंदर दानी उभरी हुई आंखों के साथ जमीन पर लेट गई। अंगरक्षक सहजता से दौड़ा, लेकिन अचानक उसके पीछे एक रस्सी आई और उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर फंस गई। अंगरक्षक की प्रतिक्रिया दानी की तुलना में बहुत तेज थी। उसने सहजता से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन उसी समय किसी ने उसे मंदिर में जोर से मुक्का मार दिया। टकराना। अंगरक्षक को तुरंत चक्कर आ गया। तभी दम घुटने का तेज एहसास हुआ और कुछ ही देर में उसकी दम घुटने से मौत हो गई। ये ग्राउंड फ्लोर था। इससे पहले हेनरी और मैथ्यू ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। टॉयलेट की खिड़की खोलने पर बाहर हवाई अड्डे का एक क्षेत्र दिखाई दिया, लेकिन इस स्थान तक पहुंचने के लिए उन्हें हवाई अड्डे में प्रवेश करना आवश्यक था। उन्होंने पिछली खिड़की खोली, दानी और अंगरक्षक के शवों को बाहर फेंक दिया, सामान भी बाहर फेंक दिया, फिर खुद बाहर कूद गए। उन्होंने खिड़की बंद कर दी और सब कुछ सामान्य हो गया। कोई नहीं बता सकता था कि यहाँ अभी हत्या हुई है। मैथ्यू, जाओ हवाई अड्डे से एक कार चुराओ, हेनरी ने कहा। कोई बात नहीं, मेरा इंतजार करो। मैथ्यू, जो ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, उसके लिए कार चुराना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने हवाई अड्डे के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया और ग्राउंड सर्विस मेंटेनेंस पिकअप पर काम किया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने कार स्टार्ट की और शवों के पास आ गए। उन दोनों ने दानी और अंगरक्षक के शवों को पिकअप ट्रक के पीछे रखा, उन्हें तिरपाल से ढक दिया, सामान कैब में फेंक दिया और गेट की ओर चले गए। बीप बीप। गेटकीपर ने ग्राउंड सर्विस वाहन को देखा और बिना जांच किए ही गेट खोल दिया। हेनरी और मैथ्यू आसानी से हवाई अड्डे से निकल गए। वे बोगोटा शहर के केंद्र के बाहर एक जंगल क्षेत्र में चले गए। चारों ओर घुप अंधेरा था। पिकअप ट्रक रुका और हेनरी और मैथ्यू दोनों पीछे की सीट पर मृत मोटे आदमी दानी को देखने के लिए मुड़े। हेनरी, क्या आपको लगता है कि चेक अभी भी उस पर है? अनुमान लगाना बंद करो, चलो उसे खोजें। उन दोनों ने दानी की अच्छी तरह से तलाशी ली। आखिरकार दानी के ब्रीफ केस में उन्हें वह कागज मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। वे एक साथ एकत्र हुए और टॉर्च की रोशनी से इसकी सावधानीपूर्वक जांच की। 3 लाख का गुमनाम नकद चेक। हेनरी और मैथ्यू एक साथ मुस्कुराए। हा, हम अब अमीर बनने जा रहे हैं, मैथ्यू ने उत्साह से कहा। हेनरी ने चेक लिया और उसे अपने बैग में भर लिया, फिर अभी भी उत्साहित मैथ्यू को थपथपाया। चलो काम पर लग जाएं। बॉस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दानी बिना किसी निशान के गायब हो जाए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदना होगा कि वह कभी न मिले। 0063 अध्याय 6363 फुल स्केल ऑपरेशन बिगिन सतमल की शुरुआत। अध्याय। हेनरी और मैथ्यू ने ट्रंक से 2 लोहे की कुदालें निकाली और एक गहरा गड्ढा खोदने में आधा घंटा बिताया। उन्होंने दानी और उसके अंगरक्षक को उसमें फेंक दिया। दानी काफी प्रमुख व्यक्ति था, लॉस एंजलिस में तीसरा सबसे बड़ा माफिया बॉस जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक थी। उसके अधीन सैकड़ों लोग थे और कई राजनीतिक और व्यावसायिक अभिजात वर्ग से जुड़ा हुआ था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह चुपचाप मर जाएंगे। उन्हें दफनाने के बाद दोनों चले गए। अगले दिन उन्होंने वापस संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए टिकट खरीदे। 10 घंटे बाद वे रुद्र के सामने उपस्थित हुए। बॉस, मिशन आसानी से पूरा हो गया, हेनरी ने रुद्र को एक नकद चेक सौंपते हुए कहा। रुद्र ने उसे ले लिया और उसका निरीक्षण किया। मुझे इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताओ। हेनरी ने पूरी कार्रवाई का विवरण दिया। उनकी योजना सावधानीपूर्वक थी, भाग्य के तत्व के साथ, और उन्होंने चुपचाप दानी को मार गिराया था। ऑपरेशन को सही माना जा सकता है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए हेनरी और मैथ्यू की पीठ थपथपाई। बहुत बढ़िया काम, मेरी उम्मीद से भी बेहतर। उसने फिर से चेक पर नजर डाली। हमारे समझौते के अनुसार मैं तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा दूंगा। तुम दोनों अमीर बनने वाले हो। रुद्र के वादे के बाद उनमें से प्रत्येक को 50,000 मिलेंगे। 1946 में 50,000 एक बड़ी रकम थी जो बेवली हिल्स में एक हवेली खरीदने के लिए पर्याप्त थी। रुद्र यह पैसा नहीं रोकेगा। एक नेता का वादे से मुकरना उसके अधीनस्थों के लिए एक बड़ा झटका था। कुछ बॉस लालच के कारण बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग शायद ही कभी महान चीजें हासिल कर पाते हैं। हेनरी और मैथ्यू ने इस कार्य में शानदार काम किया है और उन्हें तदनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। मैथ्यू, सभी पर्यवेक्षकों को सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा होने के लिए सूचित करें। मैथ्यू को पता था कि बॉस को कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है और वह तुरंत सभी को सूचित करने गया। सम्मेलन कक्ष में रुद्र ने अपने 8 लोगों को संबोधित किया। भाइयों, दानी का ख्याल रखा गया है, लेकिन इस खबर को लीक नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारा सबसे अच्छा मौका है।
मैं स्पेनिश गिरोह के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ। यह सुनकर वीर और अन्य लोग रोमांचित हो गए। बॉस, हम कहाँ से शुरू करें? क्या हमें सीधे अंदर जाना चाहिए और उनकी जगहें मिटा देनी चाहिए? वीर ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। नहीं, पाश्विक बल सबसे निचली विधि है। रुद्र के पास अब स्पेनिश गिरोह को खत्म करने की शक्ति थी, लेकिन उसका मानना था कि उनके क्षेत्र में सेंध लगाना सबसे कठिन तरीका था। जब हेनरी और मैथ्यू कोलंबिया में थे, रुद्र इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे स्पेनिश गिरोह को पूरी तरह से खत्म किया जाए और उनके क्षेत्र पर दावा किया जाए। उनका पहला विचार एक सीधा टकराव था जो स्पेनिश गिरोह के सभी क्षेत्रों में व्याप्त था। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि यह श्रमसाध्य और अनुत्पादक होगा। इस तरह की कार्रवाइयां अनिवार्य रूप से सरकार और पुलिस का ध्यान आकर्षित करेंगी। ऑस्ट्रियाई और आयरिश गिरोह के बीच हाल के संघर्षों से लॉस एंजलिस के निवासियों की घबराहट पहले से ही चरम पर थी। बड़े पैमाने पर उथल-पुथल सरकारी कार्रवाई को प्रेरित करेगी। विचार करने के लिए अन्य गिरोह भी थे। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सका कि आयरिश या मैक्सिकन गिरोह इसमें शामिल नहीं होंगे, जिससे अतिरिक्त जटिलताएं पैदा होंगी। भले ही वे अंत में विजयी भी हुए, उनके सभी प्रयासों का परिणाम विरासत में गड़बड़ी ही होगा। किसी गिरोह के क्षेत्र पर कब्जा करना उनके नेता को बाहर निकालने जितना आसान नहीं था। कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता थी। हालांकि एक चीज ने रुद्र के पक्ष में काम किया। यह तथ्य कि कोई नहीं जानता था कि दानी मर चुका है ने रुद्र को सावधानी पूर्वक योजना बनाने का अवसर प्रदान किया। उनका ध्यान अब स्पेनिश गिरोह के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, नवनियुक्त सलाहकार चार्ल्स साइमन पर था। भाइयों, आइए अपनी कार्य योजना पर चर्चा करें, रुद्र ने कहा। पुरुष सीधे होकर बैठ गए। चार्ल्स साइमन अपने कार्यालय में रिपोर्टों की समीक्षा कर रहे थे। स्पेनिश गिरोह के भीतर स्थिति गंभीर थी। स्पेनिश गैंग, कोकीन कैसीनो, लोन शार्किंग कंपनियों, अंडरग्राउंड फाइट क्लब और वेश्यालयों की आय के कई प्रमुख स्रोत हाल ही में गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। कोकीन सौदे बाधित हो गए थे, जिससे गिरोह के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। छापेमारी के बाद कैसीनो में मरम्मत का काम चल रहा था। कोकीन का कारोबार सुलझने के बाद दानी ने इसे फिर से खोलने पर चर्चा की थी। फिर लोन शार्क, फाइट क्लब और वेश्यालय थे। इन सब पर उसके ध्यान की आवश्यकता थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दानी के साथ कोलंबिया में चीजें कैसे आगे बढ़ रही थी। उन्हें आज जनरल गुस्तावो से मिलना था। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा। यह देखकर कि शाम के 7 बज चुके थे और बाहर अंधेरा था, साइमन रात के खाने के लिए घर जाने के लिए तैयार हुआ। वह एक पारिवारिक व्यक्ति थे और जब तक कोई जरूरी काम न हो हमेशा रात के खाने के लिए घर लौटते थे। रात के खाने के दौरान वह अपने 4 बच्चों के बारे में पूछते थे और अपनी सबसे छोटी बेटी को बिस्तर पर लेटा देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले साइमन हंगरी में एक वित्तीय लेखाकार था। जैसे ही वहां स्थिति अस्थिर हो गई और अमेरिका में आप्रवासन के अवसरों के बारे में सुनकर वह तुरंत अपने पूरे परिवार को विदेश ले गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि प्रवासन का उनका निर्णय सही था। इसके तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और हंगरी जर्मनी का सहयोगी बन गया। अनगिनत हंगेरियाई लोगों को युद्ध के लिए भर्ती किया गया था और यदि वह रुका होता तो संभवतः उसे बख्शा नहीं जाता। जब वह पहली बार अमेरिका पहुंचे तो महामंदी का प्रभाव अभी भी बना हुआ था और लाखों लोग बेरोजगार थे। उपयुक्त काम ढूंढने में उन्हें कुछ समय लगा और जीवन कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक अकाउंटेंट की तलाश वाला एक विज्ञापन देखा, जिसके कारण उन्हें माफिया से जुड़ी एक उच्च ब्याज ऋण कंपनी के साथ साक्षात्कार करना पड़ा। शुरू में झिझकने के बाद दानी द्वारा दिए गए उच्च वेतन ने उसे रुकने के लिए प्रेरित किया। अपने पेशेवर वित्तीय लेखांकन ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने दानी की सराहना प्राप्त करते हुए अपने काम में उत्कृष्टता हासिल की। अगले कुछ वर्षों में वह स्पेनिश गिरोह की लोन शार्किंग कंपनी का प्रमुख बन गया। इसके संचालन और गिरोह के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करने लगा। वह मूलतः गिरोह का आर्थिक सलाहकार था। कुछ समय पहले जब कोलंबियाई लोगों के साथ एक समझौते के दौरान सलाहकार और रणनीतिकार बर्नस्टीन की हत्या कर दी गई थी तो गिरोह के दूसरे कमांड का पद खाली रह गया था। कोई उपयुक्त प्रतिस्थापन नजर न आने पर दानी ने अनिच्छा से चार्ल्स साइमन को इस भूमिका के लिए पदोन्नत किया। ईमानदारी से कहें तो साइमन विशिष्ट कार्यों को संभालने में तो अच्छा था, लेकिन उसमें पहल की कमी थी। वह रणनीतिकार की भूमिका में अपने संघर्षों से अच्छी तरह वाकिफ थे और दानी के असंतोष को महसूस कर सकते थे। अपना सूट और टोपी पहनने के बाद साइमन नीचे की ओर चला गया। ड्राइवर और अंगरक्षक ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और कार जल्द ही साइमन समुदाय की ओर चली गई। आप वापस जा सकते हैं,
कल सुबह मुझे लेने आए, साइमन ने ड्राइवर से कहा। जैसे ही साइमन कार से बाहर निकलने वाला था, उसके पास कई व्यक्ति दिखाई दिए। खिड़कियों से ड्राइवर और साइमन पर कुछ हथकंडे तान दिए गए। साइमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से अपने हाथ उठाए। किसी ने कार का दरवाजा खोला, ड्राइवर को बाहर निकाला, उसकी बंदूक जब्त कर ली और उसे दूसरी कार में धकेल दिया। साइमन को बीच में दबाते हुए 2 अन्य लोग कार में चढ़ गए और वाहन तेजी से साइमन के घर से दूर निकल गया। साइमन ने पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा। गर्म पीली रोशनी। वह लगभग अपनी सबसे छोटी बेटी को दरवाजे की ओर खुशी से दौड़ते हुए देख सकता था। 0064 अध्याय 6464 ए लाद इनहेरिटेंस एक्सत्मा की शुरुआत। अध्याय। कमरे में रोशनी धीमी थी। साइमन बेचैनी महसूस करते हुए कुर्सी पर बैठ गया और उसे नहीं पता था कि आगे उसे किस तरह का व्यवहार मिलेगा। उसे संदेह था कि जिन लोगों ने उसे पकड़ लिया था वे संभवतः माफिया से थे, लेकिन वह अनुमान नहीं लगा सका कि वे वास्तव में कौन थे। दरवाजा खुला और वीर कई लोगों के साथ अंदर चला गया। नमस्कार श्री चार्ल्स साइमन। साइमन ने अपने सामने वाले युवक को अजीब नजरों से देखा। आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं वीर हूँ। मैं आज कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए श्री साइमन से मिलने आया था। साइमन ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। मुझे नहीं पता कि हमें क्या चर्चा करनी है। चर्चा करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपको सूचित करना होगा श्रीमान साइमन। दानी मर चुका है, कोलंबिया में मारा गया, वीर ने कहा। साइमन का चेहरा बदल गया। दानी उसका बॉस था। यदि दानी मर गया तो स्पेनिश गिरोह को नुकसान होगा। लेकिन तुरंत ही उसके मन में संदेह पैदा हो गया। दानी एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, उसे आसानी से कैसे मारा जा सकता है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? वीर ने अपनी जेब से चेक निकालते हुए पूछा। साइमन ने तुरंत चेक पहचान लिया। यह वह था जिसे उसने दानी के लिए तैयार किया था। चेक देखकर साइमन को कोई संदेह नहीं हुआ। वीर ने चेक हटा दिया और मुस्कुराता रहा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके कैसीनो में डकैती, नशीली दवाओं के लेनदेन पर हमले और बर्नस्टीन की मौत के पीछे हम ही थे। साइमन हैरान था। इन हमलों से स्पेनिश गिरोह को गहरा झटका लगा था और दानी कभी भी यह पता नहीं लगा सका कि जिम्मेदार कौन था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग उसके सामने खड़े होंगे। आप क्या चाहते हैं? साइमन ने घबराकर पूछा। मिस्टर साइमन, आप दानी के रणनीतिकार थे जो स्पेनिश गिरोह के सभी कार्यों को नियंत्रित करते थे। मेरा अनुरोध सरल है, स्पेनिश गिरोह की सभी संपत्तियों को सौंप दे। वीर ने कहा। नहीं, मेरे पास वह अधिकार नहीं है। दानी गिरोह का मूल है, बाकी लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। साइमन ने असहायता से उत्तर दिया। वीर ने कहा। हम इसके बारे में जानते हैं। अब हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप अच्छा सहयोग करेंगे तो आपकी पत्नी और 4 बच्चे खुशी से रहेंगे। अपने परिवार के बारे में सुनकर साइमन की पहले से ही कमजोर मानसिक सुरक्षा ढह गई। नहीं, कृपया मेरे परिवार को मत छुएं। मैं आपका सहयोग करूंगा। वीर मुस्कुराया। अच्छा विकल्प। अब सभी नेताओं को बुलाएं और उन्हें एक बैठक के लिए वित्तीय कंपनी में इकट्ठा होने के लिए कहें, यह कहते हुए कि एक महत्वपूर्ण घोषणा है। साइमन ने आज्ञाकारी ढंग से कॉल किया। स्पेनिश गिरोह की वित्तीय कंपनी एक स्वतंत्र कार्यालय भवन थी। देर रात गाड़ियां यार्ड में आ गई और लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हुए बाहर निकले। साइमन ने हमें यहाँ इतनी देर से क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण घोषणा है। उनके पास कौन सी बड़ी बात हो सकती है? मुझे लगता है कि बॉस ने उसे हमें कुछ बताने के लिए कहा था। चलो, समय हो गया है। स्पेनिश गिरोह में मूल रूप से 12 नेता थे, जिनमें कुक भी शामिल था, जिसे रुद्र ने सबसे पहले बाहर निकाला था। बाद में ड्रग डील हमले के दौरान कैसीनो के प्रमुख और एक अन्य नेता की मौत हो गई। उसके बाद 2 और लोग मारे गए जो रुद्र की जांच कर रहे थे। कुल मिलाकर 1/3 से अधिक नेताओं का सफाया कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस रूम में 7 नेता बैठे। साइमन अंदर आया और मुख्य सीट पर बैठ गया। उसके पीछे 2 युवक थे, जिनमें से एक ने आंख पर पट्टी बांध रखी थी। साइमन, आपने हमें इतनी देर से यहाँ क्यों बुलाया और दावा किया कि यहाँ एक महत्वपूर्ण घोषणा है? एक नेता ने अधीरता से कहा। इनमें से कुछ लोगों ने शुरू से ही दानी का अनुसरण किया था, साइमन से बहुत पहले। वे केवल साइमन को उसके लेखांकन कौशल के लिए सम्मान देते थे। साइमन ने खुद को स्थिर किया और उनकी ओर देखा। दानी ने स्पेनिश गिरोह मुझे सौंप दिया है। उसे सेवानिवृत्त होने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। अब मैं स्पेनिश गिरोह का मालिक हूँ और अब से यहाँ सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। 7 अगुवे स्तब्ध रह गए। तब एक खड़ा हुआ और शमौन पर चिल्लाने लगा।
असंभव, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। साइमन, क्या तुम अभी भी आधे सोए हुए हो और यहाँ बकवास कर रहे हो? मुझे पता है कि बॉस शिपमेंट की व्यवस्था करने के लिए कोलंबिया गया था। यह सेवानिवृत्ति कैसे बन गई? और आपने कहा कि उसने स्पेनिश गिरोह को आपके नियंत्रण में सौंप दिया। बकवास। एक व्यक्ति ने साइमन को घूर कर देखा और चिल्लाया, साइमन, बॉस दानी के बाहर रहने के दौरान तुम स्पेनिश गिरोह को लूटने की योजना बना रहे हो। मैं तुम्हें अब मार डालूंगा, उस आदमी ने कहा और अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बंदूक निकाल पाता, गोली चलने की आवाज आई। उस आदमी के सिर में अब गोली का छेद था। जिसने गोली चलाई वह साइमन के पीछे एक आंख वाला आदमी था। 2 और नेताओं ने अपनी बंदूकें निकाली और 2 और गोलियां चलीं। शेष 4 नेताओं को अंततः वश में कर लिया गया। साइमन, मुझे मत मारो, मैं सहमत हूं कि तुम मालिक हो, कैसीनो के प्रमुख ने जोर से कहा जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति उसके खिलाफ हो रही है। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, जीवित रहना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तभी दरवाजा खुला और बाहर से कई कठोर दिखने वाले युवक अंदर दाखिल हुए। वे शवों को ले गए और शेष 4 नेताओं को रोक लिया, फिर एक साथ चले गए। बगल वाले कमरे में रुद्र और लांसर धूम्रपान कर रहे थे। जब सम्मेलन कक्ष की बातें खत्म हो गईं तो लांसर ने रुद्र से पूछा, तुम आगे क्या करने जा रहे हो? रुद्र मुस्कुराया, यह सरल है, हमारे लोग धीरे धीरे स्पेनिश गिरोह की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। वर्तमान में वे अभी भी उच्च ब्याज ऋण कंपनियों, भूमिगत लड़ाई के मैदानों और वेश्यालयों का संचालन करते हैं। कैसीनो के लिए साइमन ने कहा कि वे लगभग पुनर्निर्मित हैं। जैसे ही वे तैयार होंगे हम उन्हें खोल देंगे। स्पेनिश गिरोह के इन नेताओं से निपटा जाना चाहिए। जहां तक उन मातहतों की बात है, संपत्ति पर कब्जा करने के बाद उन्हें बाहर निकाल दो। भले ही नेताओं की हत्या करके स्पेनिश गिरोह को भंग कर दिया गया हो, सभी अधीनस्थों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुद्र कोई हत्यारा नहीं है जिसे हत्या करने में आनंद मिले जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए। लांसर ने कुछ प्रशंसा भरी दृष्टि से रुद्र की ओर देखा। रुद्र की योजना को उनकी पिछली योजनाओं की तुलना में कहीं अधिक कुशल कहा जा सकता है, मुख्यतः क्योंकि यह बिना किसी बड़ी अराजकता या संघर्ष के चुपचाप पूरे स्पेनिश गिरोह पर कब्जा कर सकता था, जो महत्वपूर्ण था। और उद्योग पर कब्जा करने का यह तरीका इसे और अधिक व्यापक और मूल्यवान बना देगा। रुद्र ने इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से नहीं संभाला, वीर जिम्मेदार था और वह वीर को दूसरे बॉस के रूप में प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले दिन नाइट क्लबों और बारों में शराब पहुंचाने वाले सर्वरों को बदल दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्हें अन्य व्यवसायों में फिर से नियुक्त किया गया था और अब वे यहाँ के प्रभारी हैं। रात में बार और नाइट क्लबों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को भी बदल दिया गया। भूमिगत युद्ध क्षेत्र के लिए एक नया प्रबंधक नियुक्त किया गया। भूमिगत क्षेत्र में लड़ाके स्पेनिश गिरोह से नहीं थे, वे मुख्यतः जिम या क्लबों से आए थे। प्रबंधन में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वेश्यालय पर कब्जा करना अपेक्षाकृत सरल था। मूल प्रबंधक कुछ सहयोगियों के साथ वेश्याओं के एक समूह की देखभाल करता था। अब चूंकि प्रबंधक बदल गया था, वेश्याएं नेतृत्व परिवर्तन से अप्रभावित रही। जहां तक उच्च ब्याज ऋण कंपनी का सवाल है, साइमन मूल रूप से प्रभारी था। वह इस क्षेत्र के बारे में किसी अन्य की तुलना में अधिक जानता था, इसलिए अधिग्रहण सीधा था। बस कुछ ही दिनों में स्पेनिश गिरोह में एक बड़ा परिवर्तन आया। सभी मूल नेता गायब हो गए, उनकी जगह नए चेहरे आ गए और यह सब चुपचाप किया गया बिना किसी को पता चले। केवल साइमन ही बचा था। एक दिन लांसर ने रुद्र के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। उसके पीछे अंगरक्षक एक बक्सा लेकर आए। लांसर ने अंगरक्षकों को बॉक्स सीधे रुद्र की मेज पर रख दिया और फिर उन्हें जाने के लिए कहा। बॉक्स में क्या है? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। अच्छी चीज है, हमें दानी के विला में एक छिपा हुआ कमरा मिला और अंदर एक तिजोरी थी। इस बक्से में तिजोरी से सब कुछ है, लांसर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने रुद्र को इसे खोलकर देखने का इशारा किया। रुद्र ने बक्से का ढक्कन उठाया और सबसे पहले नकदी के कई बंडल देखे। बहुत सारी नकदी, मुझे लगता है कि यह दानी का आपातकालीन कोष था, लांसर ने कहा। इसके बाद कुछ परिसंपत्ति दस्तावेज थे, जैसे विला के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र और मूवी स्टूडियो और प्रतिभा एजेंसियों जैसी अन्य कंपनियों में स्वामित्व का संकेत देने वाले दस्तावेज। वहां एक छोटी थैली भी थी जो हल्की महसूस हुई, लेकिन खोलने पर आश्चर्य हुआ। अंदर विभिन्न आकार के कई हीरे थे, कुछ 1 कैरेट जितने छोटे और कुछ 5 कैरेट जितने बड़े, सफेद और गुलाबी दोनों में। उन्हें खूबसूरती से काटा गया था, जिससे सूरज की रोशनी में रंगीन रोशनी झलक रही थी। हीरों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के बाद रुद्र को बॉक्स के नीचे एक फाइल फोल्डर मिला।
यह मोटा और भारी लग रहा था, जिससे पता चलता है कि इसमें कई दस्तावेज थे। रुद्र ने फोल्डर खोला और अंदर तस्वीरों का ढेर पाया। तस्वीरों में विभिन्न पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न मुद्राओं और स्थानों में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न दिखाया गया है। रुद्र ने सोचा कि ये दानी के छोटे फिल्म स्टूडियो के अभिनेता हो सकते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डैनी के पास इस तरह की तस्वीरों का संग्रह होगा। लांसर ने ढेर से एक तस्वीर निकाली और रुद्र के सामने रख दी। फोटो में 40 साल का एक आदमी 20 साल की एक महिला के साथ दोस्ताना बातचीत में लगा हुआ था। लांसर ने फोटो में दिख रहे व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह आदमी लॉस एंजल्स के डिप्टी मेयर माइक जॉनसन हैं। मुझे नहीं पता कि महिला कौन है, लेकिन वह निश्चित रूप से उनकी पत्नी नहीं है। फिर लांसर ने ढेर से एक और तस्वीर निकाली। इसमें लगभग 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी एक बेहद आकर्षक युवा लड़की के साथ था। यह आदमी लॉस एंजलिस जल और बिजली विभाग का निदेशक है। लांसर ने कहा, यहाँ तस्वीरों के कुल 8 सेट हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कई या दर्जनों तस्वीरें हैं। मुझे पता नहीं चला कि ये सभी लोग कौन हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से लॉस एंजलिस में प्रमुख व्यक्ति हैं। रुद्र ने तस्वीरें देखी, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। इतनी समृद्ध विरासत छोड़ने के लिए उन्हें दानी को धन्यवाद देना पड़ा। 0065 अध्याय 6565 इंस्पेक्टिंग पपतिस्क सतमल की शुरुआत अध्याय। लांसर, ये तस्वीरें बहुत मूल्यवान हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों में लोगों की पहचान, उनके बायोडाटा, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के साथ पूरी तरह से जांच करें। मुझे लगता है कि हमें भविष्य में इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है, रुद्र ने निर्देश दिया। लांसर स्वाभाविक रूप से रुद्र का अर्थ समझ गया और तस्वीरें हटाकर मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की पूरी जांच करूंगा। उसी समय वीर अंदर आया, बिना किसी चिंता के मेज पर रखे पैसों को देखा और उत्साहित होकर रुद्र से कहा, बॉस, क्या आपके पास अपने व्यवसायों का निरीक्षण करने का समय है? स्पेनिश गिरोह पर नियंत्रण मजबूत करने की इस अवधि के दौरान रुद्र ने वीर को प्रभारी नियुक्त किया था। वीर दूसरे नंबर पर था और ये मामले स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी थे। अप्रत्याशित रूप से वीर तेजी से विकसित हुआ और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न कार्यों को आसानी से निपटाया, जिससे रुद्र को कोई चिंता नहीं हुई। चलो एक नजर डालते हैं। वे सबसे पहले वेश्यालय की इमारत की ओर गए। यह 3 मंजिला लाल ईंटों की इमारत थी। वे अंदर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। इस छोटी सी इमारत में 46 कमरे हैं। पहली और दूसरी मंजिल नियमित मेहमानों के लिए है, जबकि तीसरी मंजिल वीआईपी के लिए है। इसमें एक बार, एक बॉलरूम और एक गेम रूम है। वर्तमान में इसमें 100 से अधिक लड़कियां रहती हैं और यहाँ का व्यवसाय इस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है। साइमन का कहना है कि यह स्थान हर साल गिरोह के लिए लगभग 1 लाख का शुद्ध मुनाफा लाता है। वीर ने रुद्र की ओर देखा। क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहते हो? भूल जाओ, अगली जगह चलते हैं, रुद्र ने सिर हिलाया। ड्राइवर उन्हें भूमिगत बॉक्सिंग मैदान में ले गया। यह केवल रात को खुला रहता था, इसलिए अब यह अंदर से खाली था। सुविधाएं बुनियादी थी। बीच में एक बॉक्सिंग रिंग थी और उस पर गहरे भूरे रंग के निशान दिखाई दे रहे थे। वीर ने बताया, यह जगह एक फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे भूमिगत मुक्केबाजी क्षेत्र में बदल दिया गया। यहाँ हर रात 3 से 5 मैच होते हैं। साइमन का कहना है कि भूमिगत क्षेत्र हर साल गिरोह के लिए 1 लाख से $1,50,000 का मुनाफा लाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमिगत मुक्केबाजी हमेशा लोकप्रिय रही है, यहाँ तक कि 21वीं सदी में भी इसका एक महत्वपूर्ण बाजार है। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, कोई नियम नहीं और उच्च पुरस्कार। भूमिगत मुक्केबाजी सच है, लड़ाई में कोई बाधा नहीं है। हथियारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होने के अलावा प्रतियोगी किसी भी तरह से विरोधियों पर हमला कर सकते हैं। चोटें आम हैं और मौतें भी असामान्य नहीं हैं। यह इन मैचों की क्रूरता और रोमांच है जो एड्रेनालाइन के स्तर को बढ़ाता है और दर्शकों को देखने और जुआ खेलने के लिए भुगतान करने को तैयार करता है। भूमिगत मुक्केबाजी में अधिकांश मुक्केबाज पैसे के लिए ऐसा करते हैं, जबकि कुछ अपने कौशल को निखारने के लिए ऐसा करते हैं। 2 सबसे प्रसिद्ध भूमिगत मुक्केबाज टायसन और पैकक्वियो थे। टायसन ने 14 साल की उम्र में भूमिगत मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी, जबकि पैकक्वियो ने सिर्फ 12 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी। भूमिगत मुक्केबाजी क्षेत्र छोड़ने के बाद वे स्पेनिश गिरोह के कैसीनो की ओर चले गए। रुद्र इस स्थान से बहुत परिचित था। उनकी पहली बड़ी डील यही हुई थी। पिछली बार जब वे आए थे तो जगह पर चहल पहल थी, पार्किंग स्थल पर लग्जरी कारें भरी हुई थी। अब यह एकदम शांत था। हालांकि आसपास के पौधों को बड़े करीने से काटा गया था
और फव्वारा अभी भी खुशी से बुदबुदा रहा था, जो नियमित रखरखाव का संकेत देता है। समूह अंदर गया, लॉबी और बार का दौरा किया, फिर गलियारे से होते हुए भूमिगत क्षेत्र में चला गया। पहले यहाँ लकड़ी के 2 ऊंचे दरवाजे थे, लेकिन डकैती के दौरान उन्हें उड़ा दिया गया। अब उनकी जगह मजबूत सुनहरे रंग के धातु के दरवाजे आ गए थे, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। वीर ने बताया, दरवाजे बदल दिए गए हैं और आंतरिक हिस्से का नवीनीकरण किया गया है। हम कभी भी अवसर आने पर व्यवसाय के लिए इसे खोल सकते हैं। दोनों कैसीनो में दाखिल हुए। कैसीनो विशाल था, पूरा हॉल 500 से 600 वर्ग मीटर में फैला हुआ था और दर्जनों जुए की मेजें लगी हुई थी। हॉल के दोनों ओर स्लॉट मशीनों की कतारें लगी हुई थी। यह भविष्य के लास वेगास के कैसीनो जैसा दिखता था। एक उल्लेखनीय परिवर्तन पूर्व झोपड़ी थी, जहां चिप्स का आदान प्रदान किया जाता था। यह कैसीनो के अंदर हुआ करता था, लेकिन अब दीवार में एक छेद था जहां पैसे और चिप्स रखे जाते थे। धातु अवरोध किसी भी समय नीचे गिर सकता है, जिससे लुटेरों के लिए कैसीनो में धावा बोलने पर भी चोरी करना असंभव हो जाएगा। ऐसा लगता था कि पिछली डकैती के बाद दानी ने सबक सीखा था और जानबूझकर इस नई व्यवस्था की थी। साइमन ने मुझे बताया कि कैसीनो सालाना $2 लाख से अधिक मुनाफा कमाता था, जो नशीली दवाओं की तस्करी के बाद स्पेनिश गिरोह का सबसे लाभदायक उद्यम था। बॉस, आप कब खोलने की योजना बना रहे हैं? वीर ने पूछा। कोई जल्दी नहीं, कुछ दिन और इंतजार करते हैं, रुद्र ने उत्तर दिया। स्थिति अभी तक स्थिर नहीं हुई थी, विशेषकर लॉस एंजलिस में अधिकारियों के साथ मुद्दों के कारण। कैसीनो खोलना इस समय प्राथमिकता नहीं थी। वीर ने बोलने में झिझकते हुए रुद्र की ओर देखा। आपके दिमाग में क्या है? रुद्र वीर को अच्छी तरह से जानता था और उसे लगा कि उसे कुछ कहना है। बॉस, मैं साइमन के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या हम उसे अपने साथ रख सकते हैं? इस अवधि के दौरान वह लगन से काम कर रहा है, विशेष रूप से लोन शार्क कंपनी के साथ। वह इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहा है। कंपनी पर बाहरी रूप से $2 लाख से अधिक का बकाया है और वह ब्याज की गणना करने में सबसे अच्छा है। अगर हम उसे हटा देते हैं तो फिर से ऐसा उपयुक्त सहायक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। साइमन दानी के प्रति वफादार नहीं है। जब वह पहली बार स्पेनिश गिरोह में शामिल हुआ तो वह सिर्फ एक नौकरी चाहता था और वह तब से आर्थिक प्रबंधन संभाल रहा है, गिरोह के खातों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहा है। मुझे लगता है कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। रुद्र ने गंभीरता से वीर की ओर देखा। वीर, जब आप किसी का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले यह निर्धारित करें कि क्या आप उन्हें समझ सकते हैं और दूसरा, क्या आप उनके विश्वासघात को संभाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साइमन उपयोगी है और आप एक दिन उसके विश्वासघात की संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उसे रखें। लोगों का उपयोग करना एक गहन कला है। आपको यह समझने की जरूरत है कि कौन किसके लिए उपयुक्त है और कौन नहीं। वीर को लगा कि रुद्र की बातें कहीं की गहरी हैं। हालांकि वह सब कुछ नहीं समझता था, फिर भी वह समझता था कि यह निर्णय उसे करना है कि साइमन को रखना है या नहीं। वीर ने गहरी सांस ली। बॉस, मैं साइमन को रखना चाहता हूँ। अगर उसने भविष्य में कभी हमें धोखा दिया तो मैं परिणाम स्वीकार करूंगा। रुद्र मुस्कुराया। तो फिर उसे रख लो। कैसीनो से निकलकर कार मुख्य सड़क पर चली गई। वीर ने बाहर की ओर इशारा किया और कहा, स्पेनिश गिरोह कुल 3 नाइट क्लबों और 32 बारों को नियंत्रित करता है। इन नाइट क्लबों और बारों की आपूर्ति स्पेनिश गिरोह द्वारा की जाती थी। गिरोह का पिछला मॉडल बाजार से सामान खरीदना और उन्हें उच्च कीमत पर बार और नाइट क्लबों को बेचना था। अनिवार्य रूप से भेष में सुरक्षा शुल्क इकट्ठा करना था। ऑस्ट्रियाई गिरोह के विपरीत, जो अपनी शराब की तस्करी करता है और इसे उचित कीमतों पर बार को बेच सकता है। साइमन का कहना है कि इससे हर साल लगभग 1 लाख का मुनाफा होता है। पिछले 2 हफ्तों से मैं ऑस्ट्रियाई गिरोह के निजी शराब गोदाम से कम कीमतों पर आपूर्ति खरीद रहा हूं और उन्हें स्पेनिश गिरोह की कीमतों पर बेच रहा हूं। मुनाफा तुरंत दोगुना से अधिक हो गया है। हालांकि मैं ऑस्ट्रियाई गिरोह की कीमतों के बराबर कीमतों को धीरे धीरे कम करने पर चर्चा करने की योजना बना रहा हूं। हालांकि यूनिट की कीमत कम है, मेरा मानना है कि व्यवसाय पहले से भी बेहतर होगा। हमारी आय में कमी नहीं हो सकती है और हम इन बार और नाइट क्लबों को बेहतर बनाए रख सकते हैं। रुद्र को एहसास हुआ कि वीर की सोच बहुत स्पष्ट थी। अच्छा विचार है, आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ें। रुद्र ने वीर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बॉस, साइमन ने यह भी उल्लेख किया कि स्पेनिश गिरोह एक और आय अर्जित करता है। निचले स्तर के ठग रेस्तरां, नाई की दुकानों, किराने की दुकानों और छोटी दुकानों से सुरक्षा शुल्क एकत्र करते हैं। इस पैसे का अधिकांश हिस्सा ठगों की जेब में चला जाता है
और गिरोह हर साल केवल एक छोटी राशि एकत्र करता है, शायद केवल 10,000 से 20,000 के आसपास। मुझे लगता है कि सुरक्षा शुल्क एकत्र करना पूरी तरह से बंद कर देना बेहतर है। आय न्यूनतम है और यह जनता के बीच बहुत अलोकप्रिय है। रुद्र ने एक पल सोचा, फिर अचानक एक विचार आया। वीर, मेरे पास एक योजना है। हम सुरक्षा शुल्क एकत्र करना बंद कर सकते हैं, लेकिन इन दुकानों का अभी भी उपयोग होता है। हम अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। हम यह कैसे करने जा रहे हैं? वीर ने उत्सुकता से पूछा। अपनी दुकानों में कुछ स्लॉट मशीनें या पंचिंग मशीनें स्थापित करें। बहुत से लोग हर दिन इन स्थानों पर जाते हैं, लेकिन आसानी से कैसीनो में नहीं जा सकते। हालांकि वे इन स्थानों पर कुछ राउंड खेलने के इच्छुक हो सकते हैं। समय के साथ यह आय का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। हम स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें उपलब्ध कराएंगे। सुरक्षा शुल्क इकट्ठा करने के बजाय हम उनके साथ मुनाफा साझा करेंगे। उन्हें रखरखाव शुल्क के रूप में 20 की कटौती देंगे। वीर अचंभित रह गया। क्या यह व्यवसाय लाभदायक हो सकता है? 0066666666 यूज और तंप्टेशंस ऑन द फॉस्ट क्वेलनिसिस्तन सक्सतमल की शुरुआत। अध्याय। वीर को संदेह था कि क्या स्लॉट मशीनें पैसा कमा सकती हैं। हालांकि रुद्र को पूरा विश्वास था कि यह एक लाभदायक सौदा था। क्या आप कोई बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितनी जगहों पर स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें रखी जा सकती हैं? नाइट क्लब, बार, रेस्तरां, होटल लॉबी, नाई की दुकानें, छोटी दुकानें, किराने की दुकानें, कहीं भी लोगों की मौजूदगी में। वीर तुरंत सहमत हो गया। 2 दिन बाद संख्याएं आईं। स्पेनिश गिरोह के क्षेत्र में स्लॉट मशीनों और पंचिंग मशीनों के लिए उपयुक्त 380 से अधिक प्रतिष्ठान थे। मैंने उन मालिकों से पूछा और वे अपनी दुकानों में मशीनें रखने के इच्छुक हैं। किसी सुरक्षा शुल्क की आवश्यकता नहीं थी और मुनाफा होने से मालिक स्वाभाविक रूप से खुश थे। वीर ने कहा, अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या हम पैसा कमा सकते हैं और क्या इन मशीनों की पुलिस जांच कर सकती है। वर्तमान में नेवादा अमेरिका का एकमात्र राज्य है जो लास वेगास स्थित स्थान पर जुए की अनुमति देता है, जबकि अन्य सभी राज्य इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। स्लॉट मशीन और पंचिंग मशीन दोनों को जुए के रूप में गिना जाता है। हालांकि इस प्रकार का जुआ हल्का होता है। पकड़े जाने पर पुलिस जुआरियों को बहुत कम परेशान करती है, आमतौर पर केवल मशीनों को जब्त कर लेती है। तो 50 मशीनों को तैनात करने का ऑर्डर देकर शुरुआत करें। हम 1 सप्ताह के बाद कमाई का आकलन करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है। रुद्र ने सुझाव दिया। वीर ने सिर हिलाया और चला गया। सैन फ्रांसिस्को में स्लॉट मशीन और पंचिंग मशीन बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। वीर ने थोक मूल्य पर 95 प्रति स्लॉट मशीन और 30 प्रति पंचिंग मशीन पर 20 स्लॉट मशीनें और 30 पंचिंग मशीनें खरीदी। मशीनों को लॉस एंजलिस ले जाया गया और उसी दिन बार, नाई की दुकानों और सुविधा स्टोरों में वितरित किया गया। यह उसे बॉस द्वारा दिया गया एक कार्य था और वीर बहुत मेहनती था। वह रोजाना अपने लोगों के साथ इन दुकानों का निरीक्षण करता था। एक बार के अंदर कोई स्लॉट मशीन देखकर हैरान रह गया। अब यहाँ स्लॉट मशीनें हैं, यह अच्छी बात है। क्या पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी? इसके बारे में चिंता मत करो, यह बार का व्यवसाय है। चलो बस आनंद ले। वह व्यक्ति बैठ गया, मशीन में एक सेंच डाला और लीवर खींच दिया। मशीन ने सेब, संतरे, तरबूज, घंटियां और 777 काटे। मशीन ने तेज गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। अंततः यह 3 घंटियों पर रुका। सिक्का निकालने वाली मशीन से सिक्के बाहर गिर गए। बहुत खूब। इतनी जीत हासिल करने पर युवक ने उत्साहपूर्वक कहा। तुरंत भीड़ आकर्षित हो गई। जुआ खेलने से लोगों में पैसे की चाहत सबसे ज्यादा बढ़ती है। लोगों ने सिक्के डालने शुरू कर दिए, जिससे बार सामान्य से अधिक जीवंत हो गया। नाई की दुकान के अंदर 2 पंचिंग मशीनें लगाई गईं। जब ग्राहक अपनी बारी का इंतजार करते थे, जिसमें कभी कभी थोड़ा समय लग जाता था, तो कुछ ने बोरियत के कारण पंचिंग मशीनों को आजमाया। कुछ ने अपनी ताकत की तुलना करने के लिए इसे आजमाया। हर बार जब कोई नया रिकॉर्ड टूटता तो मशीन से कई लोहे की गेंदें निकलती। किसी ने मालिक से पूछा कि वे इन लोहे की गेंदों का क्या कर सकते हैं। आप उन्हें पैसे के बदले बदल सकते हैं। प्रत्येक गेंद $1 के लायक है। मालिक ने उत्तर दिया। किसी की आंखें चमक उठी। क्या यह छिपा हुआ जुआ नहीं है? पंचिंग मशीन आजमाने वालों का उत्साह अचानक बढ़ गया। 1 हफ्ता तेजी से बीत गया और वीर अपने आदमियों के साथ भुगतान इकट्ठा करने के लिए लौटा और प्रत्येक स्थान की कमाई की जांच की। वीर नतीजों से हैरान थे। रिपोर्ट पकड़कर उसने उत्साह से रुद्र को पाया। बॉस, देख लो, हम अमीर बनने जा रहे हैं। 20 स्लॉट मशीनें, जिनमें से प्रत्येक $100 से अधिक लाभ कमा रही है, जिसका अर्थ है कि सारा निवेश 1 सप्ताह में वसूल हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ शुद्ध लाभ होगा।
30 पंचिंग मशीनें प्रत्येक साप्ताहिक लाभ में 30 से अधिक उत्पन्न करती हैं। वीर ने कहा, बॉस, मैंने साइमन से गणना करवाई थी कि हम 200 स्लॉट मशीनें और 400 पंचिंग मशीनें तैनात कर सकते हैं। 200 स्लॉट मशीनों की कीमत 19,000 है और 400 पंचिंग मशीनों की कीमत 12,000 है। कुल मिलाकर 31,000। वार्षिक लाभ 6,20,000 होगा। हालांकि इस सप्ताह के दौरान कई बार और सुविधा स्टोरों की जांच की गई और पुलिस ने कुछ मशीनें जब्त कर ली। यह व्यवसाय निश्चित रूप से लाभदायक है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इन पुलिस जांचों को कैसे संभाला जाए, वीर ने समझाया। रुद्र ने वीर की ओर देखा। वीर, क्या आप लॉस एंजलिस में पुलिस प्रमुख से मिलने के इच्छुक हैं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए वीर से पूछा। वीर स्तब्ध रह गया। एक गैंगस्टर के रूप में उसके मन में स्वाभाविक रूप से पुलिस के प्रति गहरा डर और प्रतिरोध था। अब रुद्र चाहता था कि वह पुलिस प्रमुख से मिले। वीर ने पलकें झपकाईं। बॉस, क्या आप मुझसे उसे रिश्वत देने के लिए कह रहे हैं? हाँ, इस संबंध को स्थापित करें, समस्याओं को तुरंत हल करें और यह स्लॉट मशीन व्यवसाय लंबे समय तक फल फूल सकता है, रुद्र ने समझाया। वीर ने दांत भींच लिए। बॉस, मैं पुलिस प्रमुख से मिलने को तैयार हूँ। रुद्र मुस्कुराया और वीर के कंधे को थपथ पाया। उसने इस आदमी को गलत नहीं समझा था। जब बलिदान देने का समय आया तो यह लड़का कभी नहीं हिचकिचाया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जब तुम चीफ से मिलोगे तो क्या कहना है। दोनों ने कार्यालय में 2 घंटे से अधिक समय तक साजिश रची। स्पेनिश गिरोह के लिए अंततः इन लोगों से जुड़ना अपरिहार्य था। उदाहरण के लिए सिगेल लॉस एंजलिस में कई प्रभावशाली हस्तियों को जानता था, जिनमें वर्तमान मेयर और कुछ पार्षद भी शामिल थे। स्पेनिश गैंग का दानी पहले भी कई प्रभावशाली शख्सियतों को जानता था। लांस को दानी द्वारा छिपाई गई तस्वीरें मिली और हाल के दिनों में इन लोगों की स्थिति की पूरी तरह से जांच की थी। इस संभवतः आधिकारिक हलकों में दानी के कनेक्शन थे। आयरिशवासी निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं थे। इस वर्ष 46 वर्षीय एड 2 वर्षों के लिए लॉस एंजलिस में पुलिस प्रमुख रहे थे। उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक पुलिस विभाग में काम किया था और उनके पास समृद्ध अनुभव था। उन्होंने वर्तमान मेयर के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे और मेयर के पदभार संभालने के बाद उन्हें प्रमुख नियुक्त किया गया था। एड इन 2 वर्षों में काफी महत्वाकांक्षी रहा था। कई बड़े मालिकों ने उससे दोस्ती करने की पहल की। अंडरवर्ल्ड के वे लोग उसे पैसे और महिलाएं देने के तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनकी वर्तमान प्रेमिका रीरा का परिचय उनसे एक धनी व्यक्ति ने कराया था। रीरा एक सच्ची स्टनर थी जिसने उसे सबसे अंतरंग देखभाल का एहसास कराया। यदि उसकी प्रतिष्ठा के लिए नहीं तो उसने बहुत पहले ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होता। अपने कपड़े बदलने के बाद एड ने रीरा को विदाई दी। चीफ एड ने अपनी टोपी का किनारा नीचे किया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब तक आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, जिससे किसी के लिए भी उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। उनकी कार दूर सड़क पर खड़ी थी। जैसे ही एड आगे बढ़ा और अपनी चाबियों से कार का दरवाजा खोला, सूट पहने एक युवक उसके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चीफ एड, नमस्ते। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम वीर पिट है। एड आश्चर्यचकित था। यह व्यक्ति यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। निस्संदेह उसकी मालकिन रीरा के बारे में कुछ न कुछ जानता था। हालांकि एड ने पहले भी इसी तरह की चीजों का अनुभव किया है और इस पत्रकारों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार था। वीर की ओर देखते हुए और गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो पत्रकार? तुम मुझसे क्या चाहते हो? चीफ एड, मुझे आपसे कुछ दिलचस्प चर्चा करनी है। मुझे लगता है कि आप यहाँ परेशानी की तलाश में हैं। वीर हल्के से मुस्कुराया। मैं सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ हूँ। दोनों चीफ एड की कार में बैठे, जहाँ वीर ने आर्मरेस्ट पर एक लिफाफा रखा। एड ने उसे उठाकर देखा तो वह $100 के बिलों से भरा हुआ था। उनके अनुभव के आधार पर यह 10,000 होना चाहिए। एड ने पैसे वापस फेंक दिए। आप लॉस एंजलिस के पुलिस प्रमुख को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह एक गंभीर अपराध है और आपको 10 साल से अधिक जेल की सजा हो सकती है? इसके अलावा आप कौन हैं? चीफ एड ने पूछा। वीर ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मैंने अभी आपको बताया, मैं वीर पिट हूँ। मैं दानी का भतीजा हूँ। हाल ही में मेरे चाचा ने स्पेनिश गिरोह का नेतृत्व मुझे सौंप दिया और एक आरामदायक जगह पर सेवानिवृत्त हो गए। एड की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह युवक काफी समय से यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। उसे दानी के साथ उसके सहयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रहस्य पता होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं, एड ने संयत स्वर में कहा। आप इस पैसे के जरिए मुझसे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे गंदे सौदों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वीर शांत रहे। चीफ एड, यह रिश्वत नहीं है।
यह सहयोगियों के बीच दोस्ती का संकेत है। मेरे चाचा हमेशा उल्लेख करते थे कि उनके पास ऐसे दोस्त हैं जिन पर वह जरूरत पड़ने पर भरोसा कर सकते हैं। मैं उस बंधन को मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ। एड ने वीर की ओर देखा। उसे उसके इरादों पर संदेह हुआ। वह जानता था कि दानी एक चालाक और क्रूर व्यक्ति था। अपने भतीजे को अचानक नेतृत्व सौंपना बहुत ही नकली लग रहा था। मैं दानी को अच्छी तरह से नहीं जानता, एड ने सावधानी से जवाब दिया, लेकिन मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूँ। अब कृपया मेरी कार से बाहर निकले, मैं जा रहा हूँ अंदर। एड ने इन व्यक्तियों की गहन जांच करने का संकल्प लिया। वह किसी को भी उसे धमकी देने या उसके क्षेत्र में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकता था। वीर समझ गया कि उसका पहला प्रयास असफल लग रहा है। हालांकि रुद्र को इस परिदृश्य का अनुमान था। अपने आगमन से पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एड संभवतः उनकी रिश्वत लेने से इनकार कर देगा। इन व्यक्तियों ने लगातार हिंसा, लालच और कायरता का मिश्रण अपनाया है। वीर ने धीरे से अपने सूट की जेब में हाथ डाला, कई तस्वीरें निकाली और उन्हें चीफ एड को सौंप दिया। क्या आप इन तस्वीरों में किसी को पहचानते हैं? एड आश्चर्यचकित रह गया और उसने कार की आंतरिक रोशनी के नीचे की तस्वीरों की जांच की। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। परिवर्तन महत्वपूर्ण थे। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से वह और एक महिला तीखी नोकझोंक में लगे हुए थे। उसे अब भी वह लड़की याद है जिसे दानी ने उस दिन बाहरी इलाके में एक निजी संपत्ति में आमंत्रित किया था। जिस युवा लड़की से उसका सामना हुआ वह केवल 16 या 17 वर्ष की थी। कथित तौर पर एक महिला मॉडल थी। बाद की तस्वीरों में महिलाएं अलग अलग थी, लेकिन पुरुष लगातार वही था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि दानी ने उसे धोखा दिया है। उन्होंने शुरू से ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, अन्यथा 2 साल पहले की वे तस्वीरें कैसे सामने आती। एड के चेहरे पर अनिश्चितता झलक रही थी। उसका हाथ सहज रूप से उसके सूट की जेब की ओर बढ़ रहा था। वीर ने एड को करीब से देखते हुए कहा, चीफ एड, मुझे पता है कि आप सशस्त्र हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। देखिए, आपके पीछे कार में मेरे 4 सहयोगी हैं। यदि आप कुछ भी प्रयास करते हैं तो वे आपकी कार को शिकागो टाइपराइटर के साथ छलनी में बदल देंगे। एड अपने ट्रैक में जम गया। पीछे के दृश्य दर्पण में नजर डालते हुए उसने अपने पीछे कार में चल रही हलचल को स्पष्ट रूप से देखा। वह समझ गया कि पिट उसके बगल वाला आदमी झांसा नहीं दे रहा था। आपका नाटक क्या है? एड भींचे हुए दांतों के माध्यम से बाहर निकल गया। वीर जानबूझकर मुस्कुराया। उन्होंने समझा कि जब दूसरे पक्ष ने यह प्रश्न उठाया तो इसका मतलब आत्मसमर्पण था। उसे रुद्र की एक बात याद आ गई जो उसने एक बार कही थी, ऐसे व्यक्तियों के साथ या तो दोस्ती बनाने के लिए उदारता और पर्याप्त लाभों के साथ उन्हें जीते, या प्रतिरोध को दबाने के लिए पर्याप्त बल लगाएं और उन्हें डरने और अपनी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर करें। उनका सबसे बड़ा डर उनके घोटालों के उजागर होने का है, क्योंकि ऐसे खुलासे उनके जीवन की उपलब्धियों को तुरंत मिटा सकते हैं। यह एक साधारण सहयोग है। 0067 अध्याय 6767 स्टार्टिंग टू वॉफ वाइट XHTML की शुरुआत। अध्याय सहयोग। हमें कैसे सहयोग करना चाहिए? चीफ एड ने वीर की ओर देखा और पूछा। यह आसान है। मैं चीफ एड से पहले की तरह हमारे व्यवसाय की देखभाल करने में मदद करने के लिए कह रहा हूं। अपने पारंपरिक व्यवसाय के अलावा हमने हाल ही में एक छोटा उद्यम शुरू किया है। हमने बार और सुविधा स्टोर में कुछ की मशीनें रखी हैं, वीर ने समझाया। मैंने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनी है। स्पेनिश गिरोह से काफी कुछ स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें आई हैं। क्या यह आप कर रहे थे? वास्तव में यह बस एक मामूली सा व्यवसाय है चीफ एड। अगर आपको ध्यान भटकाने की जरूरत है तो आप कभी कभार पुलिस को पत्रकारों को चुप कराने के लिए कुछ मशीनें जब्त करने दे सकते हैं, लेकिन हमारे व्यवसाय को प्रभावित किए बिना। चीफ एड हमारा ख्याल रखता है और स्वाभाविक रूप से हम कंजूस नहीं होंगे। वीर ने पैसों का एक बंडल वापस एड की बाहों में डालते हुए कहा। उत्तोलन को जब्त करते हुए पैसे के लालच में एड मना नहीं कर सका। अगर उसने इनकार करने की हिम्मत की तो उसका भाग्य बर्बाद कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे परिणाम की कल्पना मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी बाहों से पैसे उठाए और अपनी जेब में रख लिए। एड की हरकत देखकर वीर मुस्कुराया। रुद्र की योजना ने जादू की तरह काम किया। घमंडी मुखिया ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। चीफ एड, मैं अब छुट्टी लूंगा। मेरे पास आपका ऑफिस नंबर है, जरूरत पड़ने पर मैं फोन करूंगा। वीर ने कार का दरवाजा खोलते हुए और बाहर निकलते हुए कहा। कुछ ही समय बाद कार चली गई और वीर ने खिड़की से एड की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराया। एड का चेहरा गंभीर हो गया। धमकी मिलने का एहसास असहनीय था।
दूसरे पक्ष के पास उसके खिलाफ सबूत थे। अगर उसने अनुपालन नहीं किया तो वे उसे कभी भी बर्बाद कर सकते थे, लेकिन वह जानता था वह कसकर बंधा हुआ था। शायद जिस दिन से उसका पहली बार दानी से सामना हुआ वह एक जाल में फंस गया था। एड ने अपने दिल में दानी को हजारों बार श्राप दिया। उसने कार में कई सिगरेटें पी। अंत में वह कोई अच्छा समाधान नहीं निकाल सका। असहाय होकर उसने सिगरेट का बट दूर फेंक दिया। अभी के लिए वह बस इतना ही कर सकता था। शायद एक दिन जब वह प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो गया तो वह इन गैंगस्टरों के नियंत्रण से मुक्त हो सका। इसी बीच वीर कार में बैठ गया। हालांकि उनका मूड प्रसन्न था। उसने अभी भी लॉस एंजलिस पुलिस प्रमुख को धमकी दी थी, जो एक सच्चा दिग्गज था, और प्रमुख ने आज्ञाकारी रूप से उसके सामने घुटने टेक दिए थे। इस एहसास ने उसे उत्साहित कर दिया। यह पता चला कि आम लोगों की नियति को नियंत्रित करने वाली ये तथाकथित शक्तिशाली हस्तियां कुछ खास नहीं थी। जब तक आप उनकी कमजोरियों को पकड़ेंगे वे तब भी आज्ञा मानेंगे। सुरक्षा कंपनी में वापस आकर वीर ने रुद्र से मुलाकात की और उत्साहपूर्वक पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। वीर ने उत्साह से कहा, बॉस, आपको पता नहीं है, हमारे पैरों पर इन बड़े शॉट्स का होना बहुत संतुष्टिदायक है। मुझे यह एहसास बहुत पसंद है। वीर के उत्साह को देखकर रुद्र ने मन में सोचा कि यह लड़का अब से बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर सकता है। वीर स्लॉट मशीनों और पंचिंग मशीनों का ऑर्डर जारी रखें, इस व्यवसाय का व्यापक रूप से विस्तार करें। रुद्र ने निर्देश दिया। हाँ बॉस, कल मैं किसी को सैन फ्रांसिस्को भेजूंगा। रुद्र ने कहा, कल मैं लास वेगास जा रहा हूँ। लॉस एंजलिस में चीजों पर नजर रखें। क्या आप मिस्टर सिगेल से मिल रहे हैं? वीर ने पूछा। हाँ बॉस, अब जब हमने इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है तो क्या हम आधिकारिक तौर पर अपना गिरोह स्थापित कर सकते हैं? वीर उत्साह से बोला। लास वेगास की यह यात्रा इसी उद्देश्य से थी। 3 महीने से अधिक समय के बाद रुद्र एक बार फिर लास वेगास के लिए विमान में सवार हुआ। दोस्तों, हम उड़ान भरने वाले हैं। क्या आपने अपनी सीट बेल्ट बांध ली है? यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। यदि तुम बेल्ट नहीं बांधते और इधर उधर नहीं गिरते तो यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पायलट ने दर्जनों यात्रियों से चिल्लाकर कहा। रुद्र को आश्चर्य हुआ। इस बार की उड़ान पिछली बार की तरह ही थी, उसी पायलट के साथ। पायलट ने भी उन्हीं पंक्तियों का प्रयोग किया। अप्रैल में लास वेगास शुष्क और गर्म हो गया था। विमान से उतरते ही रुद्र को पसीना आ गया। पिछली बार की तरह इस बार भी सिगेल का अंगरक्षक रुद्र को लेने आया। थोड़ी देर अभिवादन के बाद उन्होंने रुद्र का सामान डिक्की में रख दिया। ड्राइवर ने कहा, मिस्टर रुद्र, मिस्टर सिगेल निर्माण स्थल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। फ्लेमिंगो कैसीनो निर्माण स्थल पर पहुंचकर रुद्र ने अपनी पिछली यात्रा के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव देखे। यह अब खाली जगह नहीं थी। बुलडोजर गंदगी और चट्टानें हटा रहे थे। कई क्षेत्र आकार ले रहे थे। मुख्य कैसीनो भवन का निर्माण पहले ही हो चुका था और कर्मचारी इंटीरियर डिजाइन में व्यस्त थे। अन्य सुविधाएं भी आकार ले रही थी। जब रुद्र ने सिगेल को देखा तो उसने देखा कि जिन कुछ महीनों में वे नहीं मिले थे, लास वेगास के सूरज ने सिगेल को काफी झुलसा दिया था। सिगेल का वजन भी कुछ कम हो गया था। सिगेल कुछ हद तक कट्टर था। एक बार जब उसकी नजर किसी चीज पर टिक जाती तो वह हर संभव कोशिश करता। उन्होंने लास वेगास में काफी संभावनाएं देखी और अपना सारा उत्साह यहां निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। रुद्र को देखकर सिगेल मुस्कुराया और उसे कंधे पर थपथपाया। उसके पीछे की इमारतों की ओर इशारा किया। पिछली बार जब आप क्रिसमस के ठीक बाद आए थे, अब यह अप्रैल है। क्या आप योजना में प्रगति देख सकते हैं? आप इसे कब पूरा करने की उम्मीद करते हैं? रुद्र ने पूछा। मेरा अनुमान अगले साल मई या जून है। अभी केवल मुख्य संरचना ही तैयार हुई है। यह दुनिया के सबसे शानदार कैसीनो के मेरे दृष्टिकोण से बहुत दूर है। मैं सबसे शानदार सजावट, उच्चतम स्तर के उपकरण चाहता हूं ताकि यहां आने वाले हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया जाए। सिगेल एक पूर्णतावादी कलाकार थे और उनके व्यक्तित्व ने उनकी कार्यशैली को निर्धारित किया। मिस्टर सिगेल, मुझे आपको कुछ बताना है, रुद्र ने कहा। यह क्या है? रुद्र ने समझाया। स्पेनिश गिरोह, मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। दानी मर चुका है और मैंने पूरे स्पेनिश गिरोह के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रुद्र की बातें सुनकर सिगेल, जो मौतों और गिरोहों के उत्थान को देखने का आदी था, भी आश्चर्यचकित रह गया। दानी मर गया है। हाँ, उनकी मृत्यु कोलंबिया में हुई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह मर चुके हैं। बाहरी तौर पर यह घोषणा की गई है कि वह सेवानिवृत्ति के लिए किसी दूरस्थ स्थान पर चले गए हैं। गिरोह पर कब्जा करने में कितने लोग हताहत हुए? मैं हर दिन लॉस एंजलिस के समाचार पत्र पढ़ता हूं। मैंने बड़े पैमाने पर संघर्ष की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं देखी? रुद्र ने बताया। मैंने कुछ साधनों का इस्तेमाल किया, इसलिए बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं हुआ। सिगेल को अचानक दिलचस्पी हो गई।
वह बुद्धिमानी से काम करने वाले लोगों की प्रशंसा करते थे। उनका मानना था कि यह पाशविक बल के विपरीत ज्ञान की अभिव्यक्ति थी जिसे वह महत्व नहीं देते थे। रुद्र ने बताया कि कैसे उसने योजना बनाने के चरण से ही बिना कुछ छिपाए गिरोह पर कब्जा कर लिया। पिछली बार लास वेगास छोड़ने के बाद से उसने स्पेनिश गिरोह से निपटने की अपनी योजना को मजबूत कर लिया था। उन्होंने लोगों को भर्ती करना शुरू किया और 3 महीनों में अपनी टीम को 40 से अधिक तक बढ़ा लिया। उसने स्पेनिश गिरोह की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने आदमी भेजे। जब उन्हें पता चला कि दानी व्यक्तिगत रूप से कोलंबिया से कोक आयात करने की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी योजना शुरू की। दानी को मार डाला गया और जंगल में दफना दिया गया। रुद्र ने रणनीतिकार साइमन को पकड़ लिया और स्पेनिश गिरोह के नेताओं को एक बैठक के लिए बुलाया, जहां उसने उन सभी को पकड़ लिया। फिर उसने तेजी से स्पेनिश गिरोह के ठगों की जगह अपने लोगों को ले लिया। इस प्रकार तीव्र संघर्ष के बिना गिरोह का अधिग्रहण पूरा हो गया। सिगेल ने रुद्र की ओर प्रशंसा से देखा। रुद्र, तुमने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। यह उस समय से भी अधिक रोमांचक है जब मैंने वर्षों पहले लॉस एंजेलिस में जैक ड्रैगाना के उद्योग को संभाला था। मैंने तुमसे वादा किया था कि यदि तुमने स्पेनिश गिरोह का क्षेत्र ले लिया तो तुम अपना खुद का गिरोह शुरू कर सकते हो। अब तुम अपने गिरोह के मालिक हो सकते हो। मिस्टर सिगेल, मैं इस गैंग का बॉस नहीं बनना चाहता, रुद्र ने कहा। सिगेल फिर आश्चर्यचकित हुआ। आज रुद्र उसे आश्चर्यचकित करता रहा। रुद्र ने सिगेल को गंभीरता से देखा। मिस्टर सिगेल, मैं किसी गिरोह से बंधा नहीं रहना चाहता। भविष्य में मैं वैध व्यवसायों में और अधिक संभावनाएं देखता हूं। इसलिए मैं अपने भाई वीर पिट को बॉस बनने देना चाहता हूं। 0068 अध्याय 6868 रेड बिल्डिंग XHTML का प्रारंभ अध्याय। स्पेनिश क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रुद्र के पास नई योजनाएं थी। वह विकास के लिए गिरोह में शामिल हुआ, लेकिन उसकी आकांक्षाएं केवल लॉस एंजेलिस गिरोह का बॉस बनने तक ही सीमित नहीं थी। 1930 से 1950 का दशक गिरोहों का स्वर्ण युग था। कई बड़े शॉट्स दृश्य पर हावी रहे। हालांकि बाद के वर्षों में सरकार ने गिरोहों की गति को कुचलते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी, जिससे महत्वपूर्ण विकास मुश्किल हो गया। एक एक करके परिवारों का सफाया हो गया। वे समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने में असमर्थ हो गए। एक निश्चित पत्रिका ने एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 सबसे शक्तिशाली गिरोह नेताओं को स्थान दिया था, लेकिन दशकों बाद इनमें से अधिकांश व्यक्ति या तो कैद कर लिए गए या मर गए। केवल कुछ ही जीवित बचे। रुद्र ने अस्थायी महिमा से कहीं अधिक चाहा। एक समय यात्री के रूप में उन्होंने भविष्य के सामाजिक विकास में होने वाले परिवर्तनों को समझा। पैसा कमाने और प्रगति करने के बहुत सारे अवसर थे और उसका अंडरवर्ल्ड में बने रहने का कोई इरादा नहीं था। इस समय के दौरान उन्होंने गिरोह के मामलों को अपने हाथ में ले लिया था। सब कुछ उन्हें सौंप दिया था। जानबूझकर अपने दम पर खड़े होने की क्षमता का प्रशिक्षण दिया था। रुद्र ने अपनी पहचान छुपाने की योजना बनाई। कम से कम वह सार्वजनिक रूप से एक गैंग बॉस के रूप में सामने नहीं आएगा। कुछ देर तक रुद्र को देखने के बाद सिगेल ने पूछा, क्या तुम मेरी नकल करना चाहते हो और पर्दे के पीछे छिपना चाहते हो? ऐसा कुछ। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है? मैं करता हूँ। सिगेल ने इस पर विचार किया। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। मैं फ्रीड को फोन करूंगा और उसे आपकी स्थिति से अवगत कराऊंगा। भविष्य में आप फ्रीड के साथ सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान सिगेल। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह सब आपके अपने प्रयासों से आता है। आइए अंदर चले। मैं इस जगह के बारे में अपना दृष्टिकोण आपके साथ साझा करूंगा। सिगेल खड़ा हुआ और रुद्र को कैसीनो निर्माण स्थल पर ले गया। जब वे चल रहे थे और बात कर रहे थे, सिगेल ने रुद्र को अपना दृष्टिकोण समझाया। वह हर विवरण में सावधानी बरतता था, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से टाइल डिजाइनों की देखरेख भी करता था। रुद्र बता सकते हैं कि सिगेल ने इस परियोजना को कला के एक काम के रूप में माना। पहाड़ों से पानी खींचते हुए नाला खोदा गया था। दोनों नदी के किनारे खड़े होकर धूम्रपान कर रहे थे और बातें कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त धनराशि है। मैंने 13 मिलियन का निवेश किया है और अन्य 4 शेयरधारकों ने 24 मिलियन का निवेश किया है, लेकिन मुझे पता है कि यह लगभग पर्याप्त नहीं है। हम पहले ही $3 मिलियन से अधिक खर्च कर चुके हैं और शेष काम के लिए कम से कम $4 मिलियन की आवश्यकता है। जब आगे निवेश करने की बात आती है तो वे लोग टालम टोल कर रहे हैं। सिगेल ने शिकायत की। मिस्टर सिगेल, स्पेनिश क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद मैंने अपने लोगों से हमारे व्यवसायों को फिर से व्यवस्थित किया। नशीली दवाओं के व्यापार को छोड़कर हम सालाना लगभग $4,50,000 का मुनाफा कमाते हैं, रुद्र ने कहा। सिगेल ने अपने दिमाग में गणना की।
4,50,000। यदि उसने 40 लिया तो वह केवल 1,80,000 है। बाल्टी में एक बूंद। वह यह भी जानता था कि पहले स्पेनिश गिरोह की मुख्य आय कोकीन से होती थी, लेकिन सिगेल मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ था, इसलिए सामान्य आय ही एकमात्र विकल्प था। रुद्र ने आगे कहा, हाल ही में मैंने एक और उद्यम पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। बार, नाई की दुकानों और सुविधा स्टोर जैसी जगहों पर स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें स्थापित करना। मैंने गणना की है कि वार्षिक राजस्व लगभग $3 लाख तक पहुंच सकता है, जो एक अच्छा व्यवसाय है। वीर की पिछली गणना के अनुसार वे सालाना लगभग 16 मिलियन कमा सकते थे। हालांकि वह शुद्ध लाभ नहीं था, जिसमें गिरोह के सदस्यों का वेतन, अन्य खर्च, निदेशक एड को रिश्वत देना और बाजार के मुद्दे शामिल थे। अंत में रुद्र ने वार्षिक लाभ में 6 लाख से 8 लाख का रूढ़िवादी अनुमान प्रदान किया। उन्होंने सिगेल को 3 लाख की सूचना दी। सबसे रूढ़िवादी अनुमान। जब सिगेल ने सुना कि उनकी रुचि है, यदि इस व्यवसाय को शामिल कर लिया जाए तो वह सालाना लगभग 3 लाख कमा सकते हैं। यह उसके ऑस्ट्रियाई गिरोह की कमाई से बहुत कम नहीं था। सिगेल ने सुझाव दिया, स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें स्थापित करने से पुलिस का ध्यान आकर्षित हो सकता है। मैं इस व्यवसाय की देखभाल के लिए कुछ दोस्तों को बुलाऊंगा, वह महान होगा। हालांकि वीर ने पहले ही पुलिस प्रमुख से निपट लिया था, फिर भी अन्य लोग उन पर नजर रख सकते थे, इसलिए सिगेल के लिए इसे संभालना सबसे अच्छा था। दोनों लास वेगास पहुंचे। उन्हें एक रेस्तरां मिला और रात के खाने के दौरान बातचीत करते रहे। सिगेल को अच्छी जानकारी थी और रुद्र सूचना विस्फोट के युग से आए थे, इसलिए उनके विषय व्यापक और मनोरंजक थे। वे रेस्तरां से बार में चले गए। अपने पेय का एक घूंट लेते हुए सिगेल ने आह भरी, वह लड़का फ्रेड कभी भी मेरे साथ इस तरह से चैट नहीं कर पाया। आपके साथ चैट करना वर्जीनिया के साथ चैट करने के बाद दूसरे स्थान पर है। तभी रुद्र को सिगेल की प्रेमिका वर्जीनिया हिल को न देखने की याद आई। क्या मिस वर्जीनिया हिल लास वेगास में नहीं है? सिगेल ने अफसोस जताते हुए कहा, वह न्यूयॉर्क में है, एक फैशन फेस्टिवल में भाग ले रही है। वह यहाँ आकर यह कहते हुए थक गई है कि उसकी त्वचा धूप से झुलस गई है। हमने बहस की और वह विमान से चली गई। लास वेगास में 2 दिन बिताते हुए सिगेल ने रुद्र के सामने मेयर और 2 पार्षदों को फोन किया और फ्रेड को भी फोन किया। अमेरिकी गिरोह प्रणाली लाभ के बंटवारे पर बनी है, जहां अधीनस्थ अपने लाभ का एक हिस्सा गिरोह के मालिक को देते हैं। इस बीच गिरोह का मालिक भी अपने अधीनस्थों के लिए उस पैसे का एक हिस्सा और अपने कनेक्शन का उपयोग करके रास्ते साफ करता है और रिश्तों को सुचारू बनाता है, जिससे एक आदर्श सहजीवी संबंध बनता है। सिगेल से विदाई लेने के बाद रुद्र लॉस एंजलिस लौट आए और सुरक्षा कंपनी में अपने भाइयों के साथ एक बैठक बुलाई। वीर ने रुद्र की ओर देखा और पूछा, बॉस कोई अच्छी खबर? रुद्र मुस्कुराया, वास्तव में मैं आधिकारिक तौर पर एक गिरोह स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। आन, वीर, हेनरी, मैथ्यू और अन्य लोगों ने एक साथ जयकार की। रुद्र ने चुपचाप हाथ उठाया, लेकिन मेरा बॉस बनने का इरादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि वीर कार्यभार संभाले, रुद्र ने कहा। हेनरी और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। वीर भी अचंभित रह गया। बॉस, आपने यह सब बनाया है, मुझे बॉस क्यों बनने दिया? वीर ने आश्चर्य से पूछा। वह पहले से ही दूसरे स्थान पर रहकर संतुष्ट था और उसने रुद्र की जगह लेने के बारे में कभी नहीं सोचा था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए वीर को शांत होने का इशारा किया। मैं अपने परिचालन को वैध और गिरोह व्यवसायों, सुरक्षा कंपनियों, फिल्म कंपनियों, आर्थिक कंपनियों और संभावित भविष्य के व्यवसायों में विभाजित करने की योजना बना रहा हूँ। ये सभी वैध उद्यम हैं, जिन्हें संचालित करने के लिए कानूनी पहचान की आवश्यकता होती है। गिरोह से संबंधित व्यवसायों के लिए मैं चाहता हूं कि वीर उन्हें संभाले। वीर समझ गया, मिस्टर सिगेल और बॉस फ्रेड के रिश्ते की तरह मैं कार्यकारी बनूंगा और आप अध्यक्ष होंगे, वीर ने कहा। बिल्कुल, रुद्र मुस्कुराया। रुद्र ने लंबे समय से योजना बनाई थी कि वह इस अवसर का उपयोग खुद को चमकाने, वीर को कार्यभार संभालने और गिरोह से बंधे बिना गिरोह की ताकत को नियंत्रित करने के लिए करेगा। लांसर रुद्र के फैसले से सहमत थे। इस तरह रुद्र पूरी तरह से गिरोह की गतिविधियों में नहीं डूबेगा। उसकी एक वैध पहचान हो सकती है और वह मुख्य धारा के समाज में प्रवेश कर सकता है, जिससे भविष्य में सभी लोग अधिक विकास की ओर अग्रसर होंगे। अब कर्मियों के आवंटन पर चर्चा करते हैं। वीर, आप भविष्य में गिरोह संचालन का प्रबंधन करेंगे। मैं हमारी आधी जनशक्ति आपको सौंप दूंगा और बिग इवान भी आपके साथ शामिल हो जाएगा। इससे आपको काम करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति मिलनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो आप और अधिक भर्ती कर सकते हैं। जहां तक सुरक्षा कंपनी मेजर लांसर का सवाल है,
आप बैंकों और बड़ी कंपनियों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले आधिकारिक व्यवसाय में परिवर्तन की व्यवस्था करेंगे। भविष्य में गिरोह से संबंधित और वैध व्यवसाय अलग अलग विकसित होंगे जब तक कि कोई गंभीर स्थिति न हो, कोई संबंध नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लॉस एंजलिस अंडरवर्ल्ड में एक अफवाह फैल गई। रेड दानी गिरोह, जो ऑस्ट्रियाई और आयरिश गिरोह के बाद दूसरे स्थान पर था, में वीर नाम का एक नया मालिक था। नए बॉस दानी का भतीजा होने के कारण गिरोह का नाम बदलकर रेड वीर कर दिया गया। वीर बॉस बन गया, उनके अधीनस्थ नेता बन गए। शॉन ने वित्त का प्रबंधन किया, साइमन ने ऋण कंपनी को संभाला। रीड और बिक इवान की अपनी जिम्मेदारियां थीं। ऋषि नील, हेनरी, मैथ्यू, लियो और क्रिस को रुद्र की कमान के तहत सुरक्षा कंपनी में छोड़ दिया गया था। सुरक्षा कंपनी द्वारा बैकअप उपलब्ध कराए जाने से कोई भी रेड वीर को छू नहीं सका। अन्य व्यवसाय सामान्य रूप से संचालित हो रहे थे। स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें हर जगह फैल रही थी और फल फूल रही थी। वीर ने इस लाभदायक व्यवसाय को लगन से चलाया। अगर इसे अच्छे से चलाया जाए तो यह गिरोह के लिए सबसे लाभदायक उद्यम बन सकता है। जैसे ही चीजें शांत हुई, रुद्र ने एक दिन वीर से कहा, चलो प्रेर से मिलते हैं और उसके साथ व्यापार पर चर्चा करते हैं। 0069 अध्याय 6969 सहयोग विथ द ऑस्ट्रियन एक्सचेंज तमिल का प्रारंभ अध्याय। ऑस्ट्रियाई गिरोह के मुख्यालय में रुद्र और वीर की मुलाकात फ्रेड से हुई। फ्रेड ने काफी भावुक होकर उन दोनों से हाथ मिलाया। इससे पहले वीर सिर्फ उनके अधीनस्थों में से एक था, एक छोटा नेता जो उच्च पद पर नहीं था। रुद्र केवल अस्थायी रूप से ऑस्ट्रियाई गिरोह में शामिल हुआ था। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही महीनों के भीतर उनकी स्थिति तेजी से बढ़ गई थी। उन्होंने स्पेनिश गिरोह के क्षेत्र और व्यापार पर कब्जा कर लिया था और अब उसके साथ बराबरी पर थे। रुद्र, वीर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी तेजी से विकास करोगे। तुमने चुपचाप स्पेनिश गिरोह के क्षेत्र और व्यापार पर कब्जा कर लिया और अपना गिरोह स्थापित कर लिया। हम सभी श्री सिगेल के अधीनस्थ हैं और हम एक परिवार हैं। रुद्र मुस्कुराया। फ्रेड मुस्कुराया। हाँ, हम वास्तव में एक परिवार हैं। अब से हम एक दूसरे की मदद करेंगे और आयरिश और मैक्सिकन लोगों के उकसावे से एक साथ निपटेंगे। आपने मुझसे कुछ चर्चा करने के लिए पहले फोन किया था। यह क्या है? फ्रेड ने पूछा। वे तीनों बैठ गए। रुद्र ने शुरू किया। हम 3 नाइट क्लबों और 38 बारों को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में हमारी सारी शराब ऑस्ट्रियाई गैंग के गोदाम से आपूर्ति की जाती है। हमें अब प्रमुख ग्राहक माना जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बॉस फ्रेड हमें छूट की पेशकश कर सकते हैं। शराब सप्लाई कोई छोटी बात नहीं थी। यदि वीर और उसके लोगों ने ऑस्ट्रियाई गिरोह से खरीदारी शुरू कर दी तो यह अनिवार्य रूप से गिरोह की शराब की बिक्री दोगुनी हो जाएगी। ऑस्ट्रियाई गिरोह के लिए यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। फ्रेड ने एक पल के लिए सोचा। मैं आपको 10 छूट की पेशकश कर सकता हूं। यह पहले से ही काफी अनुकूल है। सौदा? रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। रुद्र को 10 की कटौती स्वीकार्य थी। रेड वीर गिरोह उस अंतर से कुछ पैसे कमाता था और आज रुद्र सिर्फ शराब पर चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े व्यापारिक सौदे के लिए आया था। बॉस फ्रेड, आपको स्पेनिश गिरोह के पूर्व कैसीनो के बारे में पता होना चाहिए, है ना? रुद्र ने पूछा। आपका मतलब मैकिन्से क्लब से है? फ्रेड ने पूछा। हाँ, उस कैसीनो को मूल रूप से दानी द्वारा अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया था। हमारे द्वारा इसे लूटने के बाद इसे अभी तक दोबारा नहीं खोला गया है। वास्तव में इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। अब यह पूरी तरह से पुनर्निर्मित है, पहले से भी अधिक शानदार। मैं सोच रहा हूं कि क्या बॉस फ्रेड इस व्यवसाय को संभालने में दिलचस्पी लेंगे, रुद्र ने कहा। फ्रेड आश्चर्यचकित था। आप कैसीनो व्यवसाय मुझे सौंपना चाहते हैं? आप इसे स्वयं क्यों नहीं चलाना चाहते? फ्रेड को पता था कि दानी ने जिस कैसीनो का प्रबंधन किया था वह हॉलीवुड में स्थित काफी लोकप्रिय था, जो कई अमीर हस्तियों को आकर्षित करता था। इसे लॉस एंजलिस में एक उच्च स्तरीय प्रतिष्ठान माना जाता था जो सालाना 2 लाख से 3 लाख की कमाई करता था। उसे समझ में नहीं आया कि रुद्र इसे स्वयं क्यों नहीं चलाएगा और इसके बजाय इसे उसे हस्तांतरित करना चाहता है। इसके अलावा ऑस्ट्रियाई गिरोह को अपने क्षेत्र में कैसीनो संचालित करने देना गिरोह के प्रभाव को अपने क्षेत्र में गहराई तक अनुमति देने के समान था, जिसे कुछ ही गिरोह बर्दाश्त कर सकते थे। रुद्र ने बेबसी से कंधे उचकाए। मेरे पास कैसीनो चलाने के लिए उपयुक्त कर्मचारी नहीं हैं। कैसीनो चलाने के लिए न केवल धन की आवश्यकता होती है बल्कि इसे प्रबंधित करने के लिए सक्षम व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है, जो इनमें कुशल विशेषज्ञ। शून्य से शुरुआत करना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रियाई गिरोह अलग था। वे वर्तमान में कई भूमिगत कैसीनो संचालित करते थे और उनके पास पर्याप्त जनशक्ति थी। आप इस व्यवसाय को कैसे स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं? फ्रेड ने पूछा।
रुद्र ने यह बात सोच ली थी। मैकिन्से क्लब के पास अगले 3 वर्षों के लिए पट्टा है। नवीनीकरण की लागत 1,50,000 से अधिक हो गई है। यदि बॉस फ्रेड पूरी तरह से कार्यभार संभाल लेता है तो इस टुकड़े के लिए मुझे 2 लाख देने के बारे में क्या ख्याल है? फ्रेड ने सोचा कि 2 लाख सस्ता नहीं बल्कि स्वीकार्य है। इसके अलावा एक परिचालन शुल्क भी है। यदि ऑस्ट्रियाई गिरोह व्यापार के लिए हमारे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो परिचालन शुल्क का एक हिस्सा देना उचित होगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह कितना होना चाहिए, रुद्र ने सोचा। फ्रेड परिचालन शुल्क से आश्चर्यचकित नहीं था। पहले स्पेनिश गिरोह ऑस्ट्रियाई क्षेत्र में कोकीन बेचते थे और उन्हें परिचालन शुल्क का भुगतान करना पड़ता था जो कम नहीं था, लगभग उनकी आय का 1/3। यदि कैसीनो सालाना 2 से 3 लाख कमाता है तो क्या वह प्रति वर्ष 1 लाख की मांग कर सकता है? रुद्र को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने फ्रेड की ओर देखा और कुछ हद तक प्रबुद्ध होकर कहा, बॉस फ्रेड, हाल ही में वीर और अन्य लोगों ने शराब खाने और सुविधा स्टोरों में स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें रखकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया है। इसके बारे में क्या ख्याल है? हम परिचालन अधिकारों का आदान प्रदान करते हैं। मैं कैसीनो के संचालन शुल्क नहीं लूंगा और साथ ही ऑस्ट्रियाई गिरोह वीर के गिरोह को आपके क्षेत्र में स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें रखने की अनुमति देगा। आप क्या सोचते हैं? फ्रेड को स्लॉट मशीनों और पंचिंग मशीनों की कोई अवधारणा नहीं थी। उनके लिए वे सिर्फ छोटे व्यवसाय थे। हर बार कुछ सेंट का दांव लगाते हुए वे उससे कितना पैसा कमा सकते थे। उसकी एकमात्र चिंता यह थी कि ऐसा करने से रुद्र का प्रभाव ऑस्ट्रियाई गिरोह के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि वह जल्द ही शांत हो गए। क्या उसने रेड वीर के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव नहीं बढ़ाया था? इसके अलावा दोनों श्री सिगेल की संपत्ति थे। ऑस्ट्रियाई गिरोह की शराब वीर के पूरे क्षेत्र में बेची जाती थी, इसलिए दोनों गुट पहले से ही आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं परिचालन अधिकारों के आदान प्रदान के लिए सहमत हूँ। फ्रेड तुरंत सहमत हो गया। समझौता हो गया। ऑस्ट्रियाई गिरोह वीर के क्षेत्र में कैसीनो का संचालन करेगा और वीर का गिरोह ऑस्ट्रियाई गिरोह के क्षेत्र में स्लॉट मशीनें और पंचिंग मशीनें रखेगा, जिसमें कोई भी पक्ष क्षेत्र शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। उस दोपहर फ्रेड कई गुर्गों के साथ वीर के साथ मैकिन्से क्लब का दौरा किया। फ्रेड यहाँ के नवीनीकरण से बहुत प्रसन्न था जो उसके द्वारा प्रबंधित 3 भूमिगत कैसीनो की तुलना में कहीं अधिक शानदार थे। वे उच्च स्तर के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निश्चित थे। जब वीर चला गया तो उसके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें $2 लाख नकद थे। बेशक यह 2 लाख बॉस रुद्र के थे और इसका वीर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रियाई क्षेत्र में स्लॉट मशीनों और पंचिंग मशीनों के संचालन अधिकार प्राप्त करने से उन्हें बहुत लाभ भी हुआ। वीर के दृष्टिकोण से यह व्यवसाय कैसीनो चलाने से कहीं अधिक लाभदायक होगा। मेज पर नकदी को देखते हुए रुद्र ने अपनी संपत्ति की गणना की। 3 लाख का चेक अभी भी उसके हाथ में था, नकदी में परिवर्तित नहीं हुआ था क्योंकि यह वैध धनराशि थी जिसे लॉन्ड्रिंग की आवश्यकता नहीं थी और इसका उपयोग कानूनी लेनदेन के लिए किया जा सकता था। अब अतिरिक्त $2 लाख नकद के साथ उसने सुरक्षा कंपनी को परिचालन पूंजी के रूप में $1 लाख और पिछले ऑपरेशन के लिए बोनस के रूप में हेनरी और मैथ्यू को $1 लाख देने की योजना बनाई। उसके पास अभी भी उसके द्वारा कमाए गए मूल 1 लाख थे। दूसरे शब्दों में उसके पास 4 लाख नकद तक पहुंच थी। उनके पास सुरक्षा कंपनी, फिल्म कंपनी और टैलेंट एजेंसी भी थी। फिल्म कंपनी और प्रतिभा एजेंसी के बारे में सोचते हुए उसे अचानक याद आया कि दानी ने उसे विरासत में छोड़ दिया था। दानी के पास वयस्क फिल्म कंपनी और 3 प्रतिभा एजेंसियां भी थी। उन्होंने दस्तावेजों को एक दराज में पाया और उनकी जांच की। सभी कानूनी संस्थाएं दानी के नाम पर पंजीकृत थी। वह इन संपत्तियों को अपने नाम कैसे स्थानांतरित कर सकता है? रुद्र ने साइमन के बारे में सोचा। वह दानी के सलाहकार और वित्तीय लेखाकार थे, इसलिए उन्हें ये बातें अवश्य पता होनी चाहिए। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई और एक अधीनस्थ अंदर आया। ऋण कंपनी के पास जाओ और साइमन को बुलाओ। उससे कहो कि मुझे उससे कुछ पूछना है। रुद्र ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को देखा और मन ही मन सोचा कि उसे जल्द से जल्द एक अच्छा वित्तीय लेखाकार ढूंढना चाहिए। भविष्य में जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ेगा, किसी को इस क्षेत्र में उसकी मदद अवश्य करनी होगी। बहुत सारे गिरोह के मालिक हैं, लेकिन उनमें से कुछ को ही आपराधिक मामलों के लिए सजा सुनाई गई है। इसके बजाय उन्हें कर चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। लेकिन एक योग्य और भरोसेमंद आर्थिक प्रबंधक ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके अर्थशास्त्री के पास आपके लगभग सभी रहस्य होते हैं। जब साइमन को सूचना मिली कि मिस्टर रुद्र उसे ढूंढ रहे हैं तो उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई
और जब वह रुद्र के सामने खड़ा हुआ तो उसका शरीर थोड़ा झुक गया था। हेलो मिस्टर रुद्र। रुद्र ने फिल्म कंपनी और प्रतिभा एजेंसियों के दस्तावेज साइमन की ओर बढ़ाए। साइमन, इन कंपनियों में दानी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अब जब दानी मर चुका है तो क्या इन संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका है? साइमन ने दस्तावेजों को देखा, उनसे बहुत परिचित था क्योंकि उसने उन्हें तब दानी के लिए स्थापित किया था। श्री रुद्र, स्वामित्व प्राप्त करना आसान नहीं है, इसमें कानूनी नियम और आर्थिक संधियां शामिल हैं। हालांकि संपत्ति प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, साइमन ने उत्तर दिया। रुद्र ने सोचा, ठीक है, मुझे संपत्ति चाहिए, हम यह कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए ये प्रतिभा एजेंसियां अपने परिसरों को पट्टे पर देती हैं जो मूल्यवान नहीं हैं। सबसे मूल्यवान संपत्ति उन अभिनेताओं के साथ अनुबंध हैं। हम इन अभिनेता अनुबंधों को कम कीमत पर अपनी कंपनी में स्थानांतरित कर सकते हैं। जहां तक कीमत की बात है, यह 100 या 1 भी हो सकता है। इसके अलावा फिल्म कंपनी में दानी एक प्रमुख शेयर धारक था, जबकि वहां प्रभारी व्यक्ति एक छोटा शेयर धारक है जिसके पास 12 हिस्सेदारी है। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। मूल रूप से सिर्फ एक छोटा निर्देशक, उसने अपना खुद का फिल्म स्टूडियो शुरू किया जिसने दानी का ध्यान आकर्षित किया और उस फिल्म कंपनी की स्थापना हुई। हम फिल्म कंपनी की संपत्तियों को पैकेज कर सकते हैं और उन्हें किसी अन्य कंपनी को बेच सकते हैं। जहां तक कीमत की बात है, हम बातचीत कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जब तक हम अल्पसंख्यक शेयरधारक को उसका हिस्सा वापस पाने देते हैं, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब इन कंपनियों के पास खाली गोले रह जाएंगे जिन्हें हम त्याग सकते हैं। रुद्र को लगा कि साइमन का प्रस्ताव बहुत अच्छा है। यह दृष्टिकोण दूसरों के लिए काम नहीं कर सकता है, लेकिन वे एक गिरोह थे और कुछ जबरदस्त रणनीति जोड़ने से स्वाभाविक रूप से उन लोगों को आज्ञाकारी बना दिया जाएगा। रुद्र ने समझौते पत्र साइमन को सौंप दिए। आप इस मामले को संभालें। वीर को उसके चाचा की संपत्ति वापस दिलाने में मदद करें। साइमन ने उन्हें जल्दी से ले लिया। बहुत अच्छा मिस्टर रुद्र, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। साइमन के जाने के कुछ ही समय बाद सुरक्षा कंपनी के प्रमुख लांसर ने कुछ हद तक असहाय अभिव्यक्ति के साथ रुद्र के कार्यालय में प्रवेश किया। आज मैं फिर से 2 बैंक प्रबंधकों से मिला, लेकिन यह असफल रहा। हमारी सुरक्षा कंपनी अभी स्थापित हुई है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वे सहयोग करने को तैयार ही नहीं हैं। सुरक्षा कंपनी माफिया से दूर वैध संचालन में परिवर्तित हो रही थी। रुद्र ने लांसर को दैनिक परिचालन चलाने का काम सौंपा था, जिसके दौरान लांसर और उनकी टीम ने ग्राहकों को खोजने की उम्मीद में विभिन्न बैंकों का दौरा किया था। किसी सुरक्षा कंपनी के लिए बैंक सबसे अच्छे ग्राहक थे। आंकड़ों के अनुसार पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 14,000 से अधिक वित्तीय संस्थान थे। 160 से अधिक बैंकों के साथ लॉस एंजलिस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। अनगिनत शाखाएं और कार्यालय थे, और जब तक एचडी सिक्योरिटी को साझेदारी के लिए कुछ प्रमुख बैंक मिल जाते, तब तक वे स्थापित हो जाते। हालांकि इन बैंकों ने या तो अन्य कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे या उनके पास अपने स्वयं के सुरक्षा बल थे। इसके अलावा एचडी सिक्योरिटी नई स्थापित और अज्ञात थी और दर्जनों बैंकों से संपर्क करने के लांसर के प्रयासों के बावजूद कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं था। रुद्र उदासीनता से मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं है, हमें अंततः ग्राहक मिल ही जाएंगे। हम एक छोटी कंपनी हैं, इसलिए जब तक हमें काम करने के लिए 2 साझेदार मिलते हैं, हम जीवित रह सकते हैं और फिर धीरे धीरे विस्तार कर सकते हैं। रुद्र ने भविष्य में वैध व्यवसाय को बड़े पैमाने पर विकसित करने की योजना बनाई और भविष्य के लिए उसके पास एक व्यापक योजना थी। एचडी सिक्योरिटी ने उनके आर्थिक लेआउट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा था और भले ही इससे पैसा न बने, वह इसका समर्थन करेंगे। लांसर, कल मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ, रुद्र ने कहा। कहाँ जाना है? न्यू मैक्सिको के लिए, अवा को देखने के लिए। 0070 अध्याय 7070 डेविड वॉशक से स्टीव एमएल का प्रारंभ अध्याय। लॉस एंजलिस न्यू मैक्सिको से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर है। रुद्र ने हेनरी और मैथ्यू के साथ न्यू मैक्सिको के सबसे बड़े शहर अल्बुकर्क के लिए उड़ान भरी। वहां से फिल्मांकन स्थल तक 100 किलोमीटर की दूरी थी। रुद्र ने हेनरी को फिल्म सेट तक ले जाने के लिए एक कार खरीदी थी। अवा देखने के बाद रुद्र ने लॉस एंजलिस वापस जाने की योजना बनाई। 2 ड्राइवरों के साथ वे एक दिन में हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते थे। जैसे ही वे शहर से बाहर निकले, सड़क के किनारे दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाओं वाला बंजर जंगल था। न्यू मैक्सिको में शुष्क गर्म जलवायु है, इसलिए वहां बहुत कम वनस्पति थी, जिससे पहाड़ और भूमि दोनों नंगे और अनाकर्षक दिखते थे।
कभी कभी अपनी छतों से निकले लंबे लकड़ी के खंभों वाले चौकोर एडोब घरों के एक गांव से गुजरते हुए उन्हें सड़क पर कुछ वाहनों का सामना करना पड़ा। केवल 2 खच्चर गाड़ियां दिखी, जिससे एक मजबूत मैक्सिकन ग्रामीण इलाके का एहसास हुआ। आखिरकार वे फिल्मांकन स्थल पर पहुंच गए। जैसे ही कार आई, रुद्र ने देखा कि वह जगह फिल्म के मैक्सिकन शहर जैसी थी। यह संभव था कि यहाँ के सभी शहर एक जैसे दिखते थे। कार रुकी और चालक दल के कई सदस्यों ने उसकी ओर देखा। रुद्र बाहर निकला और किसी ने उसे पहचान लिया। मिस्टर रुद्र यहाँ हैं, जल्दी से निर्देशक नोलन को सूचित करें, कोई चिल्लाया। नोलन के आने से पहले एक घर के दरवाजे पर एक सुंदर आकृति दिखाई दी। एक महिला ने पारंपरिक मैक्सिकन पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल एक साधारण शैली में बंधे हुए थे जो उसकी सुंदरता को छिपा नहीं सकते थे। रुद्र अवा दौड़ कर आई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लिया। आसपास के क्रू सदस्यों ने हंसी उड़ाई। यहाँ कई लोग अवा को सहायक रुद्र की प्रेमिका के रूप में जानते थे। ऐसी अफवाहें भी थी कि रुद्र ने सिर्फ उनके लिए इस फिल्म में निवेश किया था। इसके तुरंत बाद निर्देशक नोलन और मुख्य अभिनेता ईस्टवुड बाहर आए। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद रुद्र ने हेनरी से कहा, कार से शराब लाओ और चालक दल को दे दो। दल प्रसन्न हुआ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सहायक रुद्र। घर के अंदर उन्होंने फिल्म की प्रगति पर चर्चा की। शूटिंग सुचारू रूप से चल रही थी। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुईं, जैसे एक दृश्य में बहुत अधिक विस्फोटक का उपयोग करना, घोड़े की लड़ाई के कारण पैर में चोट लगना और विस्फोट के कारण उड़ते हुए मलबे की चपेट में ईस्टवुड आ जाना। लेकिन सब कुछ सुलझा लिया गया। फिल्म निर्माण ऐसा ही था, सिर्फ एक उंगली कट जाने पर किसी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता था। अवा कैसी है? रुद्र ने नोलन से पूछा। नोलन ने अवा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मिस अवा का अभिनय पहले थोड़ा कच्चा था, लेकिन मेरे मार्गदर्शन में वह भूमिका में आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्वाभाविक रूप से सुंदर है, देखने लायक है। अब जबकि हम फिल्म की आधी शूटिंग पूरी कर चुके हैं, मैं इस फिल्म के बारे में अधिक आश्वस्त हूं। हालांकि सहायक रुद्र, कुछ वित्तीय मामले हैं जिन पर मुझे आपके साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। हमने अपना बजट लगभग समाप्त कर लिया है। नोलन ने रुद्र की ओर देखते हुए शांति से कहा। रुद्र बता सकता है कि नोलन को अधिक खर्च करने के लिए दोषी महसूस नहीं हुआ। क्या हर निर्देशक के लिए बजट से ऊपर जाना एक शर्त थी? इसके अलावा जिस तरह से वह देख रहा था, वह कह रहा था, मैंने यह सब खर्च कर दिया है, इससे निपटो। यदि आप और नहीं जोड़ सकते तो मैं काम करना जारी नहीं रख सकता। इसने उसे सिगेल की याद दिला दी। जब उन्होंने लास वेगास कैसीनो का प्रबंधन किया तो ऐसा ही लगा। अपनी इच्छानुसार खर्च करें, फिर जब वह खत्म हो जाए तो निवेशकों से और अधिक की मांग करें। कितने और दृश्यों को पूरा करने की आवश्यकता है और कितने दृश्यों की आवश्यकता है? रुद्र ने पूछा। हम पहले ही 2/3 काम पूरा कर चुके हैं। हमें लगभग 1 लाख की और आवश्यकता होगी। नोलन ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उत्तर दिया। यदि आवश्यक हुआ तो 80,000 लगेंगे। रुद्र ने सोचा, शुक्र है मेरे पास हाल ही में कुछ अतिरिक्त नकदी है, अन्यथा मैं वास्तव में तुम्हारे कारण थक जाऊंगा। रुद्र ने कहा, मैं 50,000 और जोड़ूंगा। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं निर्देशक को बदलने पर विचार करूंगा। ठीक है। नोलन तुरंत सहमत हो गए। पैसे के मामलों पर चर्चा करने के बाद नोलन ईस्टवुड को ले गए। उनके पास अभी भी शूट करने के लिए दृश्य थे। कमरे में केवल रुद्र और अवा ही बचे थे। अवा ने रुद्र की ओर देखा और उसे गले लगा लिया, उसे पूरी भावना से चुमा। कुछ देर बाद वे अलग हो गए। आपने जो कल्पना की थी उसकी तुलना में अभिनय कैसा है? रुद्र ने उसकी ठुड्डी पर चिकोटी काटते हुए पूछा। अवा ने जवाब दिया, अभिनय थका देने वाला है लेकिन दिलचस्प है। मुझे यह एहसास पसंद है। मेरी भूमिका ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं सीखने के लिए हर दिन क्रू के पीछे जाती हूँ। सेट पर सीखना एक शिक्षक द्वारा सिखाए जाने से अलग है। ओह, और आपका गाना अब ट्रेंडिंग में है। आप प्रसिद्ध हो गए हैं, क्या आप जानते हैं? रुद्र मुस्कुराया। अवा वापस मुस्कुराई। मैं किराने का सामान खरीदने और अखबार वापस लाने के लिए हर दूसरे हफ्ते शहर जाता हूँ। मैंने गाने के बारे में खबर देखी, यह अब बहुत लोकप्रिय है, यहाँ तक कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक भी फैल रहा है। जैसे ही अवा बोली, उनके होंठ करीब आ गए। बात करते समय एक दूसरे से टकराने लगे। अवा ने धीरे से कहा, दरअसल गाने की सफलता के लिए आप सभी को धन्यवाद है। इतना बढ़िया गाना किसी को भी पसंद आ सकता है। मैं भाग्यशाली थी कि आपसे मिलकर मुझे मिला। जैसे ही वे फिर करीब आने वाले थे, अचानक बाहर से एक आदमी की आवाज आई। मिस गार्डनर, क्या आप अंदर हैं? मैं मिलने आया हूँ। रुद्र ने अवा की ओर देखा, चुपचाप पूछा कि बाहर कौन है? एवा गार्डनर के चेहरे पर झुंझलाहट की लहर दौड़ गई। वह एक खनन कंपनी के मालिक डेविड वॉश होने का दावा करता है।
1 महीने पहले वह लोगों को पास के पहाड़ों में तांबे की खदानों का सर्वेक्षण करने के लिए लाया था। गलती से फिल्म क्रू के क्षेत्र में आ गया। उसने मुझे देखा और तब से मुझे परेशान कर रहा है। मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, अवा ने बताया। निर्देशक नोलन ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है और हर कुछ दिनों में मुझे परेशान करते रहते हैं। रुद्र ने हंसते हुए अवा का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने देखा कि चालक दल के कई सदस्य नाटक देखने के लिए उत्सुक होकर अपना सिर बाहर निकाल रहे थे। शहर की सड़क पर सफेद सूट पहने एक आदमी खड़ा था, लगभग 30 साल का, फूलों का गुलदस्ता लिए हुए, छोटी मूंछों के साथ काफी आत्मविश्वासी लग रहा था। डेविड के चेहरे पर शुरू में एक उज्ज्वल मुस्कान थी, लेकिन जब उसने एक आदमी को अवा का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह रुद्र की ओर एक शत्रुतापूर्ण नजर आ गई। आप कौन हैं? डेविड ने रुद्र से पूछा। रुद्र मुस्कुराया। मैं क्रू का निर्माता और अवा का बॉयफ्रेंड हूँ। आप कौन हैं और आपको हमारे क्रू में यूं ही प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? रुद्र ने प्रश्न किया। डेविड झिझका। उसने शहर के प्रवेश द्वार पर एक नई कार खड़ी देखी थी जो शायद इसी आदमी द्वारा लाई गई थी, लेकिन स्टीमपंक उसके लिए कोई फैंसी कार नहीं थी और वह उस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में निश्चित नहीं था। मैं वॉश माइनिंग का मालिक हूँ। मैं मिस गार्डनर की प्रशंसा करता हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। भले ही उनका कोई प्रेमी हो, क्या वह अन्य दोस्त नहीं बना सकती? डेविड ने अहंकार पूर्वक कहा। डेविड वॉश एक विशिष्ट प्लेबॉय था। उन्हें लाखों डॉलर की खनन कंपनी विरासत में मिली, जिससे वह अमेरिका में काफी अमीर बन गए। हाल के वर्षों में खनन कंपनी संघर्ष कर रही थी। इसके शेयर की कीमत लगातार कम हो रही थी। कंपनी ने संसाधनों की खोज के लिए न्यू मैक्सिको में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जो डेविड को अविश्वसनीय रूप से नीरस लगा। पास में एक फिल्म क्रू के बारे में सुनकर वह यह देखने आया कि क्या हो रहा है, और जब उसने आश्चर्यजनक एवा गार्डनर को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। अवा का नाम जानने और इसे लोकप्रिय गायिका अवा गार्डनर से जोड़ने के बाद वह और भी रोमांचित हो गए। वह अपने प्लेबॉय कौशल से उसे आकर्षित करने की आशा से अवा के पास गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि अवा एक बार नाइट क्लबों में जाती थी और उसने हर तरह के पुरुषों को देखा था। वह डेविड की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सकती थी। उसने विनम्रतापूर्वक उसकी प्रकृति को अस्वीकार कर दिया, लेकिन डेविड कायम रहा। हर कुछ दिनों में जाकर अवा का पीछा करते हुए अल्बुकर्क में अपने पसंदीदा शक्ल में बदल गया। रुद्र इस अभिमानी प्लेबॉय से घृणा करता था। उसे उससे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हेनरी और मैथ्यू पास ही थे और रुद्र ने उनसे कहा, इस आदमी को बाहर ले जाओ। हेनरी और मैथ्यू आगे बढ़े और डेविड वॉश ने उन पर प्रतिकूल दृष्टि डाली। डेविड ने गुस्से में कहा, मैं आपको चेतावनी देता हूं, मैं सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी का अध्यक्ष हूं। आप गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैथ्यू हंसा। उसने रिवॉल्वर निकाल ली। डेविड को लगा कि मैथ्यू एक अभिनेता है। चूंकि वे यहाँ वेस्टर्न फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अभिनेता अपने साथ प्रॉप्स लेकर गए थे और वह प्रोप गन से नहीं डरते थे। टकाना। मैथ्यू ने डेविड पर गोली चला दी, जिससे डेविड के हाथ में मौजूद गुलाब फट गया और उसकी पंखुड़ियां हर जगह बिखर गईं। डेविड डर के मारे उछल पड़ा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि बंदूक असली होगी। बहुत खूब। पास में देख रहे चालक दल के सदस्य भी चौंक गए और उनकी सांसें निकल गईं। बैंग 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 बैंग। बात यही खत्म नहीं हुई। फूल को फोड़ने के बाद मैथ्यू ने डेविड पर गोलीबारी जारी रखी, जो अपनी जगह पर जमकर खड़ा था। जब गोलीबारी बंद हुई तो लोगों ने डेविड वॉश के कपड़ों, जूतों और टोपी के किनारों में गोलियों के छेद देखे। मैथ्यू ने बंदूक की नाल पर फूंक मारी, फिर शांत तरीके से बंदूक को बाहर निकाला। एक बहुत ही पश्चिमी शैली की कार्रवाई जो सेट के माहौल को पूरी तरह से फिट कर रही थी। ताली 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 ताली। आसपास मौजूद क्रू में बस तालियों से गूंज उठे। उन्होंने फिल्मों में शार्प शूटर के दृश्य देखे थे, लेकिन वास्तविकता में ऐसी विशेषज्ञ निशानेबाजी देखना पहली बार था और फिल्मों की तुलना में अधिक रोमांचक था। डेविड वॉश घबरा गया। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी कमर के नीचे भी गीलापन महसूस हो रहा था। उसने नीचे देखा। उसकी पैंट गीली थी। उसके सफेद सूट पर बड़े गीले निशान प्रमुख थे। डेविड वॉश ने एक दयनीय चीख निकाली, फूल का तना गिरा दिया और लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर बढ़ गया। जल्द ही वह तेजी से भाग रहा था। कार अस्थिर रूप से चल रही थी, लेकिन खाली परिवेश के कारण टकराव से बच रही थी। उसे स्थिर होने में थोड़ा समय लगा, फिर वह धूल के बादल में गायब हो गया। हा हा हा। दल हंस पड़ा। उन्हें यह दृश्य मनोरंजक लगा। एवा गार्डनर भी रुद्र की ओर देखकर हंस पड़ी। तुमने सचमुच उसे डरा दिया है।
मैं देख सकता हूं कि उसकी पैंट गीली हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वह वापस आने की हिम्मत करेगा। 0071 अध्याय 7171 टॉर्चरिंग एलिस्टेड कंपनी XHTML की शुरुआत।